अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ है गजल अशरफ। मुझे कहते हैं उसने आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का भी आगाज़ हो चुका होगा, अच्छी सी सुबह का आगाज़ आपने कर लिया होगा और आप सबको जुम्मा मुबारक भी है, हसनैन आपको भी। और इसके साथ साथ आज आपको एक बड़ी खबर साथ ही मैं ये भी दे दूँ कि आज इम्पॉर्टेंट दिन है और इम्पॉर्टेंट दिन इसलिए भी है क्योंकि आज वज़ीर आज़म साहब की दावत पर UAE के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं और इसी हवाले से आम तातील भी दे दी गई है। इस्लामाबाद में तमाम तर कोर्ट्स भी बंद हैं। इस तरह जो सेशंस होने थे सेनेट में या फिर कौमी असम्बली में, वहाँ पर भी छुट्टी है। अगर कोई सेशन था तो वो भी नहीं होगा आज। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो ट्रैफिक की रवानी है, ट्रैफिक के औकात कार भी मुख्तलिफ मकामात पर 11 बजे से 3 बजे तक बंद रहेंगे। तो आपने गैर ज़रूरी फिर अब घर से बाहर नहीं निकलना क्योंकि आपको मुश्किलात का सामना भी हो सकता है। और न्यूज़ चैनल्स भी खुले हैं, बैंक्स भी खुले हैं, हॉस्पिटल्स भी खुले हैं, पुलिस वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं। सो जो ज़रूरी लोग हैं ना वो अपने काम करते रहेंगे। ये दिन उनके लिए अहमियत का हामिल है जो घर बैठ के इस वक्त हमें सुन रहे हैं। बिल्कुल जी। और ये दौरा अहम भी बहुत ज़्यादा है और अहम इसलिए भी समझा जा रहा है क्योंकि ये चाहे वो तरक्की हो, तवानाई हो, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, इस हवाले से कहा जा रहा है कि बहुत अहम ये और इम्पॉर्टेंट दौरा है। और इसके साथ साथ आला शख्सियात से मुलाकातें भी की जाएंगी। तो आप शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको अच्छी खबर देते हैं। ट्रेंडिंग स्टोरी जो हमारी है सबसे पहली वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब ने सिख बिरादरी को बाइक पर हेलमेट पहनने के कानून से मुस्तस्ना करार दे दी है। साथ ही उन्होंने अक़लियती कार्ड के तादाद 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने का ऐलान कर दिया। वीडियो भी देख लें पहले, फिर हम मजीद आगे बढ़ते हैं। अब हमने हेलमेट पे सख्ती की हुई है। मैं नहीं चाहती कि लोगों, खुदा न खास्ता, लोगों के बच्चे, माओं के बच्चे अगर हेलमेट के बगैर मोटर बाइक पे जा रहे हैं तो वो अनसेफ हों और उनको कोई खुदा न खास्ता चोट लग जाए और नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। मेरे पास एक मसला आया, उन्होंने कहा कि जो हमारे सिख बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं लोग, वो अपने सर पे पगड़ी पहनते हैं और आप सब जानते हो कि वो अपनी पगड़ी नहीं उतारते। तो उन्होंने कहा कि हमें हेलमेट से एग्जेम्पशन दी जाए क्योंकि हम अपनी पगड़ी नहीं उतार सकते। पहली बार मैंने अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कहा कि उनको एग्जेम्पशन दी जाए। पाकिस्तान वो मुल्क है, पंजाब वो सूबा है जिसने वाकई अक़लियतों को अपने सर का ताज बनाया। तो ये आपको क्लिप सुनवाना था, वो ये था कि अब जो सिख बिरादरी है उनको मुस्तस्ना करार दे दिया गया है हेलमेट से और उन्होंने अक़लियती कार्ड के हवाले से भी 75,000 से उनकी बढ़ाकर 1 लाख करने का ऐलान कर दिया मरीम नवाज साहिबा ने। उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो सिख बिरादरी है वो पगड़ी पहनने की वजह से ज़ाहिर है वो हेलमेट नहीं पहन सकते, उनको मुश्किल होती है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान वो मुल्क है, पंजाब वो सूबा है जिसने वाकई अक़लियतों को अपने सर का ताज बना लिया है। हुकूमत की कामयाबी का मेयार अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ और उनको महफूज बनाना है। अगर कोई अक़लियती जो भी पर्सन है या कोई भी बंदा है उसको नुकसान पहुंचाएगा तो उनका हक मारेगा तो रियासत पूरी कुव्वत से टकराएगी। और कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और वज़ीर आला ने पंजाब भर में अक़लियतों के लिए कब्रिस्तान का जो मसला था उसके हल के लिए भी फौरी तौर पर इक़दाम करने का हुक्म दे दिया। दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फ्रॉम CM पंजाब वंस अगेन। और पंजाब के हवाले से एक और कानून साजी यहाँ पे सिख बरादरी के हवाले से की गई है और यहाँ पे मेरा ख्याल है कि हमारे पड़ोसियों को भी सबक सीखना चाहिए जहाँ पे मुसलमान भी सेफ नहीं है, जहाँ पे सिख अपनी अलग तहरीक चला रहे हैं कि उनको एक अलग शूबा दिया जाए क्योंकि वहाँ पे उनको वो हुकूक हासिल नहीं है जो कि यहाँ पे सिखों को हासिल है। और कल आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में क्रिसमस की तकरीबात हुई हैं लेकिन भारत में 3 से 4 मकामात ऐसे थे जहाँ पे हिंदू इंतहा पसंद चर्च पे गए, वहाँ पे हमला किया और उन्होंने क्रिसमस की तकरीबात को भी रोका। सो हमारे पड़ोस में ना क्रिश्चियन सेफ हैं, ना मुसलमान सेफ हैं, ना ही सिख सेफ हैं। और इसी वजह से कल हम अपने कायद की बर्थडे बना रहे थे जिस कायद ने हमारी उन पड़ोसियों से जान छुड़ाई है। और अब हमारे यहाँ जितने भी सिख बरादरी के लोग मौजूद हैं, हिंदू बरादरी के लोग मौजूद हैं, क्रिश्चियन बरादरी के लोग मौजूद हैं, वो यहाँ पे सुख से रहते भी हैं, अपने मजहबी त्यौहार बनाते भी हैं और हमारे साथ उठते बैठते भी हैं। उनको किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये एक अच्छी भी चीज़ है कि माइनॉरिटीज़ राइट की, जिस तरह आपने कायद की बात की है कि कल जिस तरह से हमने मनाया भी कायद डे और हमने क्रिसमस की मुबारकबाद भी दी तमाम मसीही बिरादरी को भी। और तमाम तर जो अब डिफरेंट आप देखें ना, जाकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी देख लें या फिर मॉल्स भी देख लें तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी तरह ट्रीज बनाए गए थे, उसको सेलिब्रेट किया गया, प्रॉपर सेलिब्रेट किया गया। पूरी कम्युनिटी ने, मुस्लिम कम्युनिटी ने भी इसको सेलिब्रेट किया। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक और दिलचस्प खबर बताते हैं। खबर ये इंटरेस्टिंग इस वजह से भी है कि ये खाने पीने के साथ थोड़ा सा रिलेट करती है। सूरजमुखी जिसको सनफ्लावर भी कहा जाता है उसके
सीड्स के हवाले से बात करेंगे जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं और वाइटामिन, मादनियात और सेहतमंद चिकनाई का बेहतरीन ज़रिया भी हैं। इनमें ख़ास तौर पे विटामिन ई की बड़ी मिकदार पाई जाती है जो हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाती है। सनफ्लावर के बीच में छुपे सेहत के चंद फ़वाइद ऐसे हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल की सेहत के हवाले से। सनफ्लावर के जो सीड्स हैं वो मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होते हैं जो कि एलडीएल को कम करने और दिल की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद देते हैं। विटामिन ई सोजिश और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी दिल की हिफाजत करता है और दिमागी अफ़ाल। विटामिन ई दिमागी खुलियात जो कि सेल्स होते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है और याददाश्त और तवज्जो को बढ़ाता है। ओमेगा 3 आपकी फ़िटनेस, दिमागी नशोनुमा और कारकर्दगी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जिल्द की सेहत विटामिन ई फ्री रेडिकल से लड़कर जिल्द को सेहतमंद और जवान रखता है, जबकि एंटीऑक्सीडेंट यूवी शुआओं से नुकसान से आपको बचाते हैं और आंतों की सेहत। सनफ्लावर के बीज में फ़ाइबर की बड़ी मिकदार हाजमे को बेहतर बनाती है, आपकी कॉन्स्टिपेशन को कम करती है और मुफीद बैक्टीरिया की नशोनुमा को फ़रोग देती है। वज़न में कमी, प्रोटीन, फ़ाइबर और सेहतमंद चिकनाई की मौजूदगी की वजह से ये सीड्स भूख कम करते हैं और वज़न के इंतज़ाम में मदद करते हैं और जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको अच्छा करते हैं। हड्डियों की मजबूती, मैग्नीशियम, कैल्शियम और कॉपर हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, जबकि अगर आपको फाइटोसेल्स की बात की जाए तो ये सोजिश कम करके हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाते हैं। आंखों की सेहत हो, सूरजमुखी जिसको सनफ्लावर कहते हैं उसके बीज विटामिन ई और दीगर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और जो आंखों को ऑक्सीडेटिव तनाव और उम्र से मुतालिक जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनको इनताज से बचाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये होते भी बहुत मज़े के हैं। इंसान एक खाए, दो खाए तो फिर कहता है कि बस बार बार खाते ही रहे, क्योंकि मुझे जब मैं एक खाती हूँ ना दूसरा खाती हूँ, मैं कहती हूँ बस मैं खाती रहूँ। लेकिन ये है भी सस्ते। हाँ, है भी सस्ते और अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आ रहा होता है कि साथ आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई ड्रामा देख रहे हैं तो आप साथ साथ ये लुत्फानंदोज़ होते रहें, साथ साथ खाते रहें। लेकिन जिस तरह से इसके फ़ायदे हैं, जिस तरह आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, आपकी साथ जो है स्किन भी बेहतर होती है, जिस तरह से हसनैन ने फ़ायदे बताए, आपकी दिल की हिफाजत होती है। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसानात ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन ये है कि इसमें कैलोरीज की वजह से ना आपका वेट बढ़ भी सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में इनका इस्तेमाल करते हैं। तो फिर साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इसके ऑयल से ना कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है, छींके वगैरह ज़्यादा आना या इस तरह की भी कुछ एलर्जीज हो सकती हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, आप इस्तेमाल करें तो उतना बेहतर है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं लिए चलूँगी चाइना। ये वैसे आपको हाँ, ये अजान हो रही थी चीनी ज़बान में। ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जो आपकी अजान में होता है ना, स्पेशली ये जो दूसरा जुमला है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये उसको एक इम्तिजाज से जो गज़ल आपको बताएंगी वो ये पढ़ा बिल्कुल। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि असल में ये हो क्या रहा था। चीन में एक 700 साल पुरानी मस्जिद में चीनी अंदाज में दी जाने वाली अजान का तरीका आज भी राइज है, जो सकाफती हो और इस्लामी वर्से का एक मुनफरद इम्तिजाज पेश करता है, जिसमें अरबी अजान के साथ चीनी लहजे और तलफ़ुज़ का जो आप ये कहें कि अंदाज शामिल है, जो वहाँ के मकामी मुसलमान जो हैं लिसानियात और सकाफत की अक्कासी करते हैं। और ये एक आप ये कहें कि ज़िंदा रिवायत है और ये अजान अरबी और चीनी ज़बान के फ़ोनेटिक फ़र्क की वजह से मुनफरद है, क्योंकि चीनी ज़बान में अरबी के कुछ हरूफ अदा करना मुश्किल होता है। इसी वजह से अजान का लहजा थोड़ा सा मुख्तलिफ सुनाई देता है और ये अंदाज 700 साल पुराना है और ये रिवायत इतनी ज़्यादा पुरानी है जो चीन में इस्लाम की तवील तारीख और मकामी सकाफत के साथ उसके गहरे ताल्लुक को जाहिर करता है। जैसा कि अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो वायरल होने वाली वीडियो में ये दिखाया गया है, जो अब मैंने आपको पहले स्क्रीन पर भी दिखाई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर सुना जा सकता है और उसका तर्जुमा भी बताया हसनैन ने कि किस तरह से हमारी अजान का जो दूसरा लफ्ज़ है, जो दूसरा फ़िक्रा है, उसको बयान किया गया। बिल्कुल ऐसी, और ये इस्लाम की खूबसूरती भी है। हमने देखा है कि अभी आपको 700 साल पुरानी एक ऐसी मस्जिद दिखाई गई है जिसमें आज़ान चीनी लहजे में होती है, हालांकि अल्फाज वही हैं। अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको अजान उसी तरह से नजर आएगी, लेकिन क्योंकि चीनी लहजा है और चीनी लहजे में अरबी बोलना काफ़ी मुश्किल होता है, सो उन्होंने उसी लहजे में अजान दी। और मुझे आज भी ये आपको बताता चलूँ कि इस्लाम में इतनी आसानियाँ ज़रूर हैं कि हम थोड़े से तंग नज़र ज़रूर हो गए, लेकिन आज से अगर 300-400-500 साल पुरानी बात की जाए तो बरसगीर पाक व हिंद में जब अरबी आए थे और वो यहाँ पे इस्लाम लेके आए थे, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे गाने बजाने का बहुत ज़्यादा रवाज है। सो उन्होंने
हमारे जो बड़े सूफ़ी हैं और इस्लाम के हवाले से सोच रखने वाले लोग हैं, उन्होंने गज़ल का आगाज़ किया और गज़ल गायकी आज भी इंडो पाक में बहुत ज़्यादा मशहूर है। हमारे यहाँ शायद ये कम हो चुकी है, लेकिन आज भी इंडिया में इसको बड़ी एक कदर की निगाह से देखा जाता है और उसको इस्लाम के साथ एसोसिएट किया जाता है। सो इस्लाम में इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पे रवायात का ख्याल रखा जाता है, कल्चर का ख्याल रखा जाता है और सकाफत का ख्याल रखा जाता है। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको एक और ख़बर देते हैं जो कि चीन से ही मैंने देनी है। चाइना से पहले आपको इस्लामी खबर दी है, अब चाइना से एक और मुनफरिद आपको मैंने खबर देनी है। चाइना में एक बच्चे ने एक एग्जीबिशन थी, उसके दौरान इंतहाई कीमती सोने का ताज हादसाती तौर पर तोड़ दिया। उसकी इंटेंशन नहीं थी। साउथ चाइना की मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक 2 किलोग्राम वजनी गोल्डन फिनिक्स क्राउन की मालियत तकरीबन $2,80,000 थी। नौजवान अपने घर वालों के साथ नुमाइश में गया था, जहां गैर इरादी तौर पर ताज से टकराया और ताज टुकड़े टुकड़े हो गया। वाकई की तफसीलात कुछ यूँ हैं कि एक चाइनीज़ इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने इस हवाले से आगाह किया। उन्होंने बताया कि ये ताज उनके शोहर ने शादी के तोहफे के तौर पर बनाया था। सोशल मीडिया पर शेयर की गई फुटेज में देखा जा सकता है कि एक बच्चा अपनी वालिदा के साथ ताज को देखने आया। जब वो हिफाजती केस को साफ करने के लिए छूता है तो वो उलट जाता है और ताज गिरकर टूट जाता है। यंग का कहना था कि वो इस वाक़े के बाद बहुत मायूस थे। ये ताज उनकी मोहब्बत की निशानी था जो उनके लिए बहुत मानी रखता था। जोड़े का ये भी ख्याल है कि वाक़या उनकी शादी के लिए बदशगुनी का सबब बन सकता है। अब देखते हैं कि क्या होगा, नहीं होगा। आजमाइश तो फिर आपकी पसंदीदा चीज़ से शुरू होती है, तो वो उनको ये बहुत अच्छा लगता था, तो अगर वो टूट गया तो शायद वो उससे उनको बहुत मोहब्बत थी, बहुत मानी रखता था। लेकिन अब उसका हाल यही है कि आप उसको जुड़वा लें। लेकिन जिस तरह स्टार्ट में हसनैन ने कहा ना कि वो उनकी इंटेंशंस तो नहीं थी तोड़ने की, लेकिन अब हादसाती तौर पर वो गिर गया, टूट गया, तो अब ये है कि कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए बल्कि उसको जुड़वा कर अपने पास रख लिया जाए, यही कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं जी, और आपको एक खबर इस तरह की देंगे कि आपको खुद भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक इंसान औसतन 80 साल जीता है तो वो अपनी ज़िंदगी का तकरीबन 1/3 हिस्सा सिर्फ नींद में गुजार देता है। यानी रोज़ाना, हाँ आप सो जाएं और फिर अपना सिर आप स्टोरी पर मैं सो रहा हूँ, ठीक है आप सो जाए, लेकिन सुनते रहिएगा जो मैं कह रही हूँ, ठीक है। सिर्फ नींद में गुजार देता है, यानी रोजाना 8 घंटे की नींद के हिसाब से तकरीबन 26 साल, उन 26 बरसों में से भी दिमाग मुकम्मल तौर पर खामोश नहीं होता। नींद के दौरान इंसान रैम, यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसमें ये वो मरहला होता है कि जहाँ पर ना जो आंखें हैं या जो नींद में आप बहुत ज़्यादा ख्वाब देख रहे होते हैं और आपकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है आइज़ की, जो मजमूई नींद का तकरीबन 20 से 25% होता है। इसका मतलब ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के लगभग 6 साल सिर्फ ख्वाब देखते हुए गुजार देता है। जैसे मैंने पहले कहा, ये वो वक्त है जब बज़ाहिर जिस्म साकित होता है मगर वो दिमाग मुसलसल मुतहरिक रहता है। यूँ कहा जा सकता है कि हमारी ज़िंदगी में जहन ना सिर्फ जागते हुए बल्कि नींद और ख्वाबों के दौरान भी फाल रहता है और कुछ ना कुछ हमारे माइंड में चल ही रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही आप 26 साल सोते तो ज़रूर हैं, लेकिन उसमें मजबूरी तौर पे आप ये कह सकते हैं कि 26 में से 20 साल आप जागे रहते हैं और 6 साल आपकी ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जो कि आप ख्वाब में गुजारते हैं, और वो ऐसे ख्वाब होते हैं जो कि आपको मतलब रियल वर्ल्ड से दूर लेके चले जाते हैं। वो 6 साल आप बिल्कुल सोए रहते हैं। सो इंसान की ज़िंदगी अगर 80 साल है तो आप 26 साल सोए रहेंगे। दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। क्योंकि अच्छा जो लोग, अच्छा ये भी जो तहकीक इन्होंने बताई है ना, ये 8 घंटे वाली है। अगर 8 घंटे आप सोते हैं तो आप 26 साल सोए रहेंगे। अगर आप 10 घंटे सोते हैं तो इसका दौरानिया और बढ़ सकता है। अगर आप 12 घंटे सोते हैं तो इसका दौरानिया और बढ़ सकता है। अगर गज़ल की तरह आप 16 घंटे सोते हैं तो इसका दौरानिया और ज़्यादा बढ़ सकता है। सो ये सिर्फ आपके सोने के ऊपर है कि आप नींद कितनी करते हैं। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको मिडिल ईस्ट से खबर देते हैं। वैसे तो मिडिल ईस्ट के एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत पाकिस्तान आ रही है, जिसमें यूएई के प्रेसिडेंट है जिनका आज दौरा पाकिस्तान है। लेकिन खलीजी ममालिक में 2030 तक 15 लाख से ज़ायद मेहनतकशों की ज़रूरत है। अमरीकी और बरतानवी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक यूएई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बावजूद लाखों मेहनतकश दरकार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई में अफरादी कुव्वत की मांग बढ़ रही है। सऊदी विजन 2030 के तहत भी रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में 12% अफरादी कुव्वत में इजाफा मुतवक्के है, जबकि सऊदी अरब में 11% अफरादी कुव्वत में इजाफे का इम्कान है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसमें जितने भी लोग ज़रूरत होते हैं, यूजुअली आपको पता है किस तरह की जॉब्स होती है, कंस्ट्रक्शन की जॉब होती है, आईटी की जॉब होती है, या फिर इसके साथ इंजीनियरिंग की कोई शोबा होता है उसकी जॉब होती है। लेकिन सवाल ये है कि एआई के होने के बावजूद भी इनको ज़रूरत है। नहीं, वो इस वजह से है कि एआई, मैं आपको बताता हूं कि एआई आपको
जो शटरिंग है वो उठा के नहीं देगी, नहीं AI देगी, आपको ईंट उठा के exactly. नहीं देगी, AI आपका मिसाला नहीं बनाएगी। सो ऐसे। AI वो बहुत सारे काम नहीं कर सकती है जो कि कंस्ट्रक्शन इंसान की जॉब करते में हैं, होती है। हाँ। हाँ, अगर आप IT की बात करेंगे, आप किसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड बिजनेस की बात करेंगे, तो वहाँ पे यकीनी तौर पे हम जैसे बहुत सारे ऐसे बिल्कुल वर्कर्स ऐसे। हैं जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आज भी जिसको डंकी जॉब कहते हैं, हार्ड जॉब कहते हैं, उसमें मेरा ख्याल है कि AI की ज़रूरत अभी भी, मेरा ख्याल है हाँ, ये हो सकता है कि लोग बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स बना लें और वो रिपोर्ट्स इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाएं कि वो ईंट भी पहुंचा दें, अच्छा जी, शटरिंग भी अगर ऐसा पहुंचा हो दें, जाता इसका है फोल्डिंग भी तो लगा बहुत दें। अच्छा है। अगर हाँ, ऐसा हो अच्छा, जाता है, हाँ, लेकिन बिल्कुल कहीं अच्छा ना है। फिर कहीं सारे लोग घर बैठ के फिर देखेंगे कि AI वाले कमाएंगे। फिर AI वाले कमाएंगे। लेकिन वही बात है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिसमें इंसान की जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ AI आ गया तो इंसान को रिप्लेस कर देगा या इंसानी जगह। कोई ऐसे शोबे हैं जिसमें ऐसे आप मुमकिनात में से हैं, लेकिन उन शोबों में भी कहीं ना कहीं इंसान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि AI बात जितनी भी की जाए है तो रोबोट ही ना, है तो मशीन ही, तो मशीन बिल्कुल। किस तरह का काम कर सकती है। बिल्कुल ऐसी है। तो ख़वातीन और जी हज़रात, ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे पाकिस्तानी मैशत के हवाले से जो तरक्की की तरफ तेजी से गामसन है, और हुकूमत की इस्लाहाती पॉलिसियों की बात की जाए, बेहतर माशी नज़्म-ओ-ज़ब्त और माली इस्तेहकाम के बाइस न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान इक्तिसादी समत को मुस्बत करार दिया जा रहा है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है, जिसके असरात मुख्तलिफ शोबों में अब नजर भी आना शुरू हो गए हैं। अमरीकी जरीदे की बात की जाए, US टुडे के मुताबिक पाकिस्तान नई बुनियादों पर तरक्की के मरहले में दाखिल हो रहा है, जहाँ मजबूत इदारा जाती आप ये कहें कि नज़्म-ओ-ज़ब्त, बेहतर माइक्रो इकनॉमिक सूरत हाल और इसके साथ जो निजी शोबे हैं उनमें जद्दत सरमायाकारी के माहौल को तब्दील कर रही है। रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि बैंकिंग हो, टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग, तवानाई, मैन्युफैक्चरिंग और बरामदात के शोबों में बेहतरी पाकिस्तान को 2026 में एक मजबूत और बेहतर मौके प्रोवाइड कर सकती है। और आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। बिल्कुल ऐसी है, इसी में भी बात करेंगे और साथ ही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी बात की। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो हमारे विजन को भी और आपके विजन को भी क्लियर कर सकती हैं। शफकत मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि हमारी इकॉनमी के लिए जितने भी इकॉनमी के इशारे हैं वो तो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाएंगे, आपकी इकॉनमी उस तरह से राइट डायरेक्शन पे नहीं जा सकती है। IMF की जितनी भी इस्लाहात हैं वो भी हमें उसी तरह से इंप्लीमेंट करनी है जिस तरह से IMF हमें कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम उस तरह से कर नहीं रहे। सो आप किस तरह से देखते हैं हमारे जो मुआशी इशारे हैं उनको? अगर इकोनॉमी को देखें ना, एक तो है इकोनॉमी को देखने का हार्डकोर एंगल कि हम बिल्कुल इकोनॉमी को ऐसे देखते हैं जैसे बिल्कुल इकोनॉमी है। दूसरा एंगल है पॉलिटिकल इकोनॉमी एनालिसिस। आप ये देखें पाकिस्तान एक ऐसी सूरत हाल में हम तरक्की कर रहे हैं या जो मुश्किलात के दौर से गुजर रहे हैं, जैसे अभी आपने रिपोर्ट का जिक्र किया, स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस है, लेकिन साथ साथ हमें बहुत सारा पॉलिटिकल बैगेज साथ लेके चलना है। क्योंकि हम एक तो ये हो सकता है कि बहुत हार्ड किस्म के मेजर एक ही दफ़ा कर दिए जाते, हर एक को IMF को सेटिस्फाई करते, सब होता, लेकिन नीचे जो सोशल सेक्टर है, नीचे जो लोग हैं, पाकिस्तान के अवाम है, उनके लिए भी देखना था। तो एक बैलेंस तरीके से जिस तरह हम चले हैं उस तरीके को अगर देखें तो हमारी प्रोग्रेस एक बेहतरी की तरफ है। अगर स्टेबलाइजेशन हुई है उसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर देखें इन्फ्लेशन, जितनी अफरात ज़र की शरह या जिसको आसान लफ्ज़ों में कहें कि महंगाई बढ़ने में इजाफे की जो शरह है, पहले 35% थी, फिर पिछले साल ये 26 तक है, और इस साल जो नोट हुई है जुलाई अप्रैल तक वो 4.7% है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को जब कुव्वत परचेज है वो थोड़ा सा बेहतर होने की तरफ गई है। तो यानी इकॉनमी के असरात अगर हम ऊपर की सतह पे देख रहे हैं तो नीचे भी उसके असरात जाने चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस बैलेंस को करने की वजह से शायद बाज़ वक़्त ये क्रिटिसिज्म आ जाता है कि जी हम वो तेज़ी से उतना नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन जिस तरह आपने रिपोर्ट में बताया कि इस वक्त आप ये देखें कि पाकिस्तान का जो एक टैलेंट है, जो डिजिटल टैलेंट है, वो बड़ी तेज़ी से ना सिर्फ मुल्क के अंदर काम कर रहा है बल्कि सर्विसेज सेक्टर। आप ये देखें, अगर मैं आपको इकोनॉमी के मुख्तलिफ सेक्टर का परसेंटेज बताऊं कि कौन सी सिचुएशन कहाँ पे है, सर्विसेज सेक्टर इज लीडिंग पाकिस्तान में। कि अगर इकोनॉमी का देखें तो 53% सर्विसेज सेक्टर है, और फिर इंडस्ट्री 25% है,
एग्रीकल्चर 22% और बाकी इसके साथ है। अगर आप ये देखें, अगर हम इंडस्ट्रियल बेस पर, दो चीज़ें हैं ना, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट से रेज किया कि हमारी एक्सपोर्ट बेस इकोनॉमी होनी है। अब हमारी नेक्स्ट वजह जो है वो यही है कि इंडस्ट्रियल बेस, और वो भी जो एक्सपोर्ट बेस इंडस्ट्री है उसको 25% से बढ़ा के उसका शेयर भी बड़ा आगे लेके जाया जाए। इस तरह एग्रीकल्चर है ताकि हम फूड इनसिक्योर रहें। तो इसलिए अगर पॉलिटिकल इकोनॉमी एंगल से देखें तो हमें थोड़ी सी स्पीड में चैलेंजेस ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन स्टेबलाइजेशन की प्रोसेस की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और इस वक्त दुनिया के जो इंडिकेटर जो देखने वाले इदारे हैं वो इसको ना सिर्फ रिकग्नाइज कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान की जो अहमियत है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। फिर अब रेमिटेंसेस को देख लें। मैं ये समझता हूँ कि इकोनॉमी में रेमिटेंसेस जो हैं वो बड़ा एलिमेंट नहीं, बड़ा एलिमेंट एक्सपोर्ट्स है। आपने बिल्कुल जिसका मैंने अभी आपको बता दिया कि हमें एक्सपोर्ट की तरफ जाना है। सर्विसेज का जो एक सेक्टर है, हमारी अभी तवज्जो सिर्फ सर्विसेज पे रही जो बढ़ चुकी है। अब हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को बढ़ाने का। दूसरे रेमिटेंसेस की बात है। फिलहाल देखें पाकिस्तान की इकोनॉमी में रेमिटेंसेस जिस तरह बढ़े हैं उससे एक सपोर्ट बेस आई है। 26% ईयर बाय ईयर अगर देखें इसमें इजाफा हो रहा है। फिर जीडीपी ग्रोथ जो है वो भी अब 3.1 एक्सपेक्ट की जा रही है 2025 की। तो जो आपने 2026 बिल्कुल इसके इशारे बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं कि 26 में इकॉनमी थोड़ा हमारी और फास्ट तरीके से आगे जा रही होगी, क्योंकि अब ये जो बैलेंस क्रिएट करना है पॉलिटिकल इकॉनमी है लेंस से, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारी चीज़ें इंटरनेशनल जितने भी प्रेशर वो अपनी जगह है उनको लेके अपने अवाम को बिल्कुल इग्नोर कर दें। सो इकॉनमी का हमेशा पॉलिटिकल इकॉनमी एनालिसिस ही बेहतर रहता है। मैं समझता हूँ उस डायरेक्शन से अगर देखें, क्रिटिसिज्म के बावजूद चीज़ें बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। चैलेंजेस अभी मौजूद है जिनको मजीद सही। अच्छा सर, ये आपने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया हर एक चीज़ को। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पीआईए से रिलेटेड। आपको पता है कि कितना टाइम लगा और कितनी दफ़ा उसको प्राइवेटाइज करने के हवाले से बातचीत की गई, और फिर उसके बाद तनकीद भी अब हो रही है। आप क्या समझते हैं, इट इज़ गुड डील और बैड डील? देखिए, मैं समझता हूँ ये बैड तो नहीं है, गुड किस हद तक है उसका थोड़ा सा हम तजिया कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि क्रिटिसिज्म जो है ना वो 2-3 तरह से हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि जी नेशनल एसेट है, क्या इससे हम कितना गेन करें, मैं इस पे थोड़ी सी बात करूंगा। क्या करें, लूज क्या करें। एक क्रिटिसिज्म पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है, वो कहते हैं जी बस ये गवर्नमेंट को तो ये इख्तियार ही नहीं किसी चीज का, अगर आइन में कोई तरमीम करें वो कहते हैं जी ये तो गवर्नमेंट ही लेजिटिमेट नहीं है, अब इसका तो कोई हल नहीं है ना। इस क्रिटिसिज्म को हम छोड़ देते हैं। जो क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि इससे हमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, डील बैड है या गुड है, उसकी तरफ थोड़ा बात कर लेते हैं। डील क्या हुई है पीआईए की? देखिए, आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। पीआईए क्या है? पीआईए के पास सिर्फ 18 तैयारे हैं जिसमें से 12 लीज पे हैं, 6 हमारे अपने, बाकी जो 25-30 तैयारे आउट ऑफ ऑर्डर होके भी 25-25 साल पुराने। 25 साल के पुराने तैयारों में सफर करना लोग कितना बेहतर समझते हैं, क्या नहीं समझते। इसको रीओरिएंट करने की जरूरत थी पीआईए को, और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज ये हो नहीं सकती थी। ऑलरेडी गवर्नमेंट आप देखेंगे 2015 से 2024 तक 500 अरब रुपीस, यानी आप देखें 40 से 50 अरब हर साल ये नुकसान पड़ रहा है जो कि कौमी खजाने से इधर जा रहा था। सबसे पहला तो ये नहीं होगा कि ये लॉस रुकेगा, यानी जो खजाने को हर साल 40-50 अरब देने पड़ रहे थे वो रुकेगा। वो यदि लॉस रोकना भी तो एक किस्म का गेन है ना, थोड़ा सा। बिल्कुल। तो इस हवाले से अगर देखेंगे 135 की डील हुई है, 135 जो इधर मिलेंगे, टोटल तो 180 की इसकी वैल्यू बनी है ना, जो इसके शेयर्स की 180 बिलियन, 180 अरब, 135 उसकी प्रोसीड से होंगे और 45 अरब पाकिस्तान का अपना हिस्सा, यानी 25% अपना हिस्सा रहेगा एयरलाइन में। अब देखें वो पैसे अगर हमें यहाँ दे देते हैं और पीआईए में हम उनको क्या दे रहे हैं। अब इसमें भी एक चीज़ नोट करें, क्रिटिसिज्म में शायद ये समझा जा रहा था कि पीआईए के 2 बड़े होटल भी इसमें शामिल हैं, वो नहीं है, वो इसमें शामिल नहीं है। तो इसका मतलब जो नॉन कोर एसेट है वो तो मौजूद है पीआईए के पास। कोर एसेट में क्या है? इंजीनियरिंग है, किचन है, एविएशन है। एविएशन में मैंने आपको सिचुएशन बता दी है कि 6 जहाज अपने, वो भी 25 साल 15 साल पुराने, और जो 12 लीज पे हैं वो तो लीज है ना, आपको पता, वो तो उसका किराया देना है। अब इसमें इन्वेस्ट करने की तो गवर्नमेंट ने क्या किया, और मैं ये समझता हूँ कि इसके करने के बगैर ये डील हो ही नहीं सकती थी। कोई क्यों लेगा, एक ऐसी सिर्फ नाम तो नहीं लेगा ना कोई,
जी यस, ये वो भी बताएं डूबता हुआ कि नाव। आपको ये कह दिया जाए कि जी ऐसे आप जज्बाती हो जाएं कि जी इस पे कौमी झंडा चूंकि नेशनल कैरियर है, बस ना इसको बेचेंगे, अपने जज्बात से लगा के रखेंगे, और दूसरा भी बेवकूफ़ी में जज्बात में भी नहीं लेगा। दे आर बिजनेस पर्सन। देखिए वो जो आरिफ हबीब कॉरपोरेशन है, या जो उसके साथ आप देखें अब फौजी फर्टिलाइजर हैं, वो भी शामिल होंगे इस कंसोर्शियम में। बाकी भी कंसोर्शियम में लोग वो भी अपना इन्वेस्ट करेंगे, और जो ये पैसा इनकी प्रोसीड से मिलेगा उसमें 90% इसमें री इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट, 10 बिलियन यानी तो 10 शफकत अरब साहब, आपके कहने का मकसद ये है कि बेसिकली पूरी कौम इस वक्त एसेट समझ रही है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को, लेकिन वो एक बहुत बड़ी लायबिलिटी थी। 40-50 अरब liability। हम हर साल लगाते थे उसके ऊपर, सो हमें सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि 40-50 अरब हम हर साल पीआईए के ऊपर नहीं लगाएंगे, वो किसी और जगह पे हम सब्सिडी दे सकते हैं या आप डेवलपमेंट में लग एजुकेशन सकते पे हैं। लगाएंगे, पानी की फराहमी पे लगाएंगे, हेल्थ पे लगाएंगे, जो बेसिक चीजें जरूरत है। अच्छा, दूसरी ये है कि नेशनल कैरियर तो वो फिर भी रहेगा, Yes। यानी पार्टली क्योंकि शेयर तो पाकिस्तान के शेयर हैं तो उसमें, होगा। और वो पीआईए ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि, इसलिए हम इसको कहते हैं इससे बैलेंस डील। इट्स नॉट ए गुड और बैड डील। मेरे नजदीक ये एक बैलेंस डील है, जिसमें कि अगर ये एयरलाइन पिकअप करती है तो जाहिर है कि जो बहुत सारे, मैं इसमें एक और भी फ्यूचर का भी बेनिफिट बताता हूँ। मैं खुद भी ट्रैवलर हूँ, आप भी जाते हैं, जी। मुझे भी इत्तफाक होता है जो पैसा हम पीआईए को नहीं देते इनकी सर्विसेज की वजह से, या इसके जहाज ठीक नहीं है, या इस पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, जब ये इम्प्रूव होकर एक अच्छी एयरलाइन होगी, ये वही एयरलाइन है जिसने एमिरेट्स को शुरू किया, कतर को शुरू किया, ऐसे ही। अब उनमें जो पैसा दे रहे हैं, जब ये एयरलाइन इंप्रूव होगी तो ये पैसा हम यहाँ दे रहे होंगे, यानी पाकिस्तान की कंपनियों में, पाकिस्तान की इकोनॉमी में इंजेक्ट होगा ये जितना पैसा, इसमें लोग ट्रैवल में इन्वेस्ट करेंगे। फिर आप ये देखें कि बहुत सारे ट्रांजिट स्टेशन, पीआईए ट्रांजिट स्टेशन के तौर पे थी पाकिस्तान में, यानी जितना क्राउड मिडिल ईस्ट जाना होता था, लेबर नेपाल से, बांग्लादेश से, बाकी साउथ एशिया से, वो एमिरेट्स नहीं लेके जाती थी, पीआईए लेके जाती थी, और यहाँ पे ट्रांजिट कराची और इस्लामाबाद में कम, कराची में ज़्यादा होता था। तो वो भी एक किस्म का हमारी इकॉनमी से निकल गया था। अगर ये रिवाइव होता है, ये पूरी मार्केट रिवाइव हो जाती है, तो ये सारा क्राउड थ्रू कराची चैनल होगा मिडिल ईस्ट जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इससे बैलेंस डील। बाकी ये है कि इस पे कमी पेशी तो हर उसमें रह जाती है, उसको आगे देखा जा सकता है। और जिन कंपनी को दिया गया है, यह जो कंसोर्शियम है, मेरा ख्याल है वो इतने डिसरिप्यूटेड शायद कंपनियां नहीं है, या जो उनका नाम है, या जो पाकिस्तान की इकॉनमी और इन्वेस्टमेंट में वो साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है किसी स्ट्रेंजर को, यानी कोई औने पौने दामों का एक जो वर्ड यूज होता है कि पता नहीं गैर मुल्की किसको बेच दिया है। ठीक मेरा हो ख्याल है कि कंसर्न जो है ना, इतने कोई बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है। इसको असल बात यह है कि ये एक अच्छे, अगर उस पर चलती है और ये डेवलप होती है, तो इससे पाकिस्तान का ज़्यादा फायदा होगा। शफकत साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शफकत मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब जो इकोनॉमी के ऊपर बात करें तो थोड़ा बढ़ते और आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसी बातें भी करनी है जो कि हमारे मुआशरे में हो रही हैं। ज़रा तस्वुर कीजिए कि आपके नाम से एक ऐसी गाड़ी का चालान आ जाए जो आपने कभी खरीदी ही ना हो। अच्छा। कराची के एक शहरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिन्हें एक ऐसी गाड़ी का ई चालान मौसूल हुआ जो ना सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन उस वक्त की है जब ये शहरी पैदा भी नहीं हुए थे। सवाल ये है कि आखिर एक ऐसी गाड़ी कैसे एक ऐसे शख्स के नाम चल रही है जिसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्या ये ई चालान सिस्टम की तकनीकी गलती है या फिर मामले में कुछ और गड़बड़ है? इसी पे हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए नगमान खान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू सो मच नगमान फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये कि ये क्या मसला हुआ आपके साथ, अपनी तमाम तरह स्टोरी भी बताएं, और आपको क्या मेन वजह नजर आती है बिहाइंड दीज रॉन्ग ई चालान्स? जी अस्सलाम वालेकुम। ई चालान असल में मेरे पास मौसूल हुआ था, तो मेरे पास तो गाड़ी है नहीं, और जब मुझे मौसूल हुआ तो मैंने कहा शायद हो सकता है किसी दोस्त की वजह से गाड़ी वगैरह, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि दोस्त की गाड़ी हम आगे पीछे लेकर जाते हैं। तो जब मैंने देखा तो उसमें एक हाईएस थी, और हाईएस जो थी वो टंडो जाम से बाहर निकल गई। अच्छा। 7:30 बजे के करीब शाम में। तो पहली चीज तो ये, मैं हाईएस रखूंगा नहीं, ठीक है। और दूसरा ये कि जब मैंने उसका रजिस्ट्रेशन ईयर देखा तो वो 1990 था, और मेरी पैदाइश जो है वो 1991 है। ओके। तो थैंक्स टू, सबसे पहले तो थैंक्स टू ई चालान के, उनकी वजह से मुझे ये चीज पता चली। अगर ई चालान की
तकनीकी खराबी है तो वो एक अलग मामला है, लेकिन अगर ये ई चालान की तरफ से तकनीकी खराबी नहीं है तो फिर ये मामला जो है एक्साइज डिपार्टमेंट और नादरा डिपार्टमेंट अच्छा का है। नगमान, आपने इस हवाले से चेक किया एक्साइज डिपार्टमेंट से ई चालान की जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है कराची की, उनसे कुछ चेक किया, रीचेक किया कि ये मामला हुआ क्यों है? क्या कोई तकनीकी खराबी थी या यकीनी तौर पे आपके नाम पे गाड़ी वहां पर रजिस्टर हो सकती है? जी बिल्कुल, मैं ई चालान सर्विस सेंटर पर गया था और वहां जाकर जब मैंने उनको ये सारी चीजें बताई तो उन्होंने खुद बोला कि यार ये तो यूनिक केस आया है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि गाड़ी हम बेच देते हैं और अगला नाम पे नहीं कराता। बोले ये केस आता है, लेकिन ये केस पहली बार आया। फिर उन्होंने चेक करके मुझे बताया सारा कि सर ये तो आपके नाम पर रजिस्टर्ड भी है और सेकेंडली आपके एनआईसी के ऊपर ये लाइसेंस भी इशू हुआ हुआ है। तो आपने कभी लाइसेंस इशू करवाया है? मैंने कहा मेरा तो कभी लाइसेंस बना ही नहीं है भाई। तो उनका ये तो बड़ा पक्का काम हुआ हुआ है। एंड ये जो भी काम होते हैं, जो भी हमारे रजिस्टर्ड होती है गाड़ी या हम लाइसेंस बनवाती है या ट्रांसफर होती है, वो सारी की सारी नादरा के थ्रू ही हो रही होती है। अच्छा नगमान, वैसे ना आपको पता है कि जब से ये मामलात शुरू हुए ना तो हम इस तरह की स्टोरीज कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है लेकिन हमें कहीं ना कहीं फिर भी होता था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सारा सिस्टम इस तरह से है तो हर चीज देख सुनकर ही फनी लगता था कि शायद ये कोई वैसे ही होगा कि हर शख्स आके बात कर रहा बिल्कुल है। आज एक जिंदा मिसाल आप हमारे सामने और चीज को एक्सप्लेन करें ना तो काफी हैरान कुन भी बात सी लग रही है, हैरानी भी हो रही है कि इस तरह कैसे पॉसिबल है। अब मुझे ये बताएं कि अब ये मामला आपका रिजॉल्व हो चुका है, कोई ऑनलाइन पोर्टल्स थे उस पर आपने किया या फिर आप फिजिकली गए और अब मामला आपका खत्म हो चुका है? नहीं, ये मामला खत्म तो नहीं हुआ है और अच्छा। इसकी बस मैंने ई चालान सर्विस सेंटर पर ही मैंने कंप्लेन कराई है, जिसका उन्होंने मुझे टोकन दे दिया और एक एप्लीकेशन उन्होंने हेड ऑफिस में सबमिट करवा दी। अब मुझे ये नहीं पता कि वो गाड़ी पे केस हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि कल को देखें उस गाड़ी पर अगर कोई भी टेररिज्म होता है, टेररिज्म का मतलब ये नहीं कि वो बम धमाके में फट जाए, कोई भी ऐसी चीज जो बॉर्डर पार आ जा रही हो तो वो भी टेररिज्म कहलाता है लीगल तरीके से। तो वो मामला मेरे सर पर आएगा क्योंकि गाड़ी मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। Even चलिए, लाइसेंस भी आपने मेरे नाम आपने पर उनको हुआ हुआ है। उनको आगाह तो कर दिया और इसमें मेरा ख्याल है कि आप बरीस जिम्मा भी हो गए, आप एक नेशनल टेलीविजन पे भी बैठे हुए। थैंक यू नगमान फॉर योर टाइम। नगमान अहमद हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद करते हैं सलाह ट्रैफिक पुलिस या फिर जो ई चालान अथॉरिटी है वो ज़रूर हल करेगी। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ होइए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मुल्की सियासत पर बात करेंगे, क्योंकि मुल्की सियासत और खारजा पॉलिसी के इन अहम पहलुओं पर गुफ्तगू करना भी ज़रूरी है जो इस वक्त तमामी बहस का मरकज़ बने हुए हैं। एक तरफ मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की बातें तो हो रही हैं मगर ताहाल कोई वाज़ेह नतीजा सामने नहीं आ सका, और दूसरी जानिब PIA की निजकारी और जिस पर अभी हम बात भी की है, हमने खुद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह खदशात का इजहार कर रहे हैं, उस पर भी खारजा महाज पर अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को विनर और भारत को लूजर करार दे दिया। इन्हीं तमाम तर मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे, और इन्हीं पे बात करने के लिए हमारे साथ सीमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिर्जा इख्तियार बेग साहब मौजूद हैं। मिर्जा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि आजकल आपकी जो इत्तेहादी पार्टी है मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, क्या कोई हतमी नतीजा निकलेगा या फिर इसी तरह से हम सुनते रहेंगे कि मुज़ाकरात एक पार्टी ऑफर करेगी दूसरी पार्टी उससे मुकर जाएगी, या कोई बामानी मुज़ाकरात आपको होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मुज़ाकरात तो बहुत पहले होने चाहिए थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी असेंबली में आए थे, कौमी असेंबली में, तो उनको ऑफर दी थी बैरिस्टर गौहर को और असद कैसर को, और हम लोग भी अपने कोलीग से यही कहते रहे हैं कि ये मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं जो आपने छोड़ा हुआ है। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब फाइनली दोनों साइड ने ये अंदाज़ा लगाया है और ये रियलाइज़ किया है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी इस मुल्क के लिए, सियासी इस्तेकाम, जिससे माशी इस्तेकाम हासिल होगा। और 2026 माशी इस्तेकाम का साल है जिसके लिए हमें स्टेबिलिटी पैदा करनी होगी सियासी जमातों में। उसमें एक चीज़ ये भी अच्छी है कि अब उन्होंने प्री रिक्विजिट यानी जो उनकी कंडीशन थी कि भाई पहले आप इमरान खान को बानी PTI को रिलीज़ करें, हमारे खिलाफ केसेस ख़त्म करें, फिर हम
मुज़ाकरात करेंगे। अब वो चीज उन्होंने छोड़ दी है। अब वो शर्तें नहीं है जो पहले उनकी शर्तें थी, अब वो डायरेक्ट मुज़ाकरात के टेबल पर हैं। उनका जो मेन डिमांड है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन नया बनाया जाए और नए इलेक्शन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कराए जाएं। तो मैं समझता हूँ इस लिहाज से अब बड़ी उम्मीदें और कभी उम्मीदें हैं कि मुस्लिम लीग नून में और पीटीआई में और जो भी हमारी जमातें हैं जो मिलकर मुज़ाकरात कर रही हैं पीटीआई की तरफ से, इंशाल्लाह ब्रेक थ्रू के चांसेस हैं, बशर्ते दोनों की नीयतें साफ हों। और पीपीपी का रोल पहले दिन से यही रहा है कि हम चाहते हैं मुज़ाकरात हों। हमने अपना किरदार भी उन्हें निभाने के लिए ऑफर किया था, हम अपना रोल भी अदा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुल्क की सलामती, जो दहशत गर्दी है, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद, ये सब चीज़ें जो हैं उसी वक्त हो सकेंगी जब तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड एक पेज पर हो। और उसके लिए ज़रूरी है, अब हाई टाइम है कि पीटीआई जो है और हुकूमत उसके कोalition जमातों में मुज़ाकरात हों और कोई कंसेंसस। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, अब चीज़ तो एक तरफ है, आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं पीआईए से रिलेटेड, क्योंकि वज़ीर सिंध मुराद अली शाह वो ये कह रहे हैं कि एक तरीके से पीआईए की निजकारी अच्छी बात है, लेकिन कुछ खदशात भी हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है। अगर निजकारी अच्छी बात है तो खदशात क्यों, और अगर खदशात हैं तो फिर क्या पीपल्स पार्टी इस पर अमल दरामद, मतलब पीपल्स पार्टी इस अमल की हिमायत जारी रखेगी? देखिए, पीपीपी का एक बड़े खदशात जो है वो है रिट्रेंचमेंट ऑफ स्टाफ। जो वर्कर्स हैं पीआईए की, उनकी जॉब्स का जो मामला, उस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हुकूमत ने हमें यकीन दिलाया है कि 1 साल तक कोई भी एम्प्लॉय जो है वो नहीं निकाला जाएगा। और उसके बाद भी जो पहले अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें गोल्डन हैंडशेक है या कॉमन पूल है, तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। और उस पर नई जो सरमायाकार हैं वो भी तैयार है कि किसी स्टाफ को 1 साल तक ना निकालें। तो ये हमारे एक खदशा था कि हम नहीं चाहते थे कि पहले दिन से दरवाजे बंद हो जाएं, चूल्हे बंद हो जाएं। पीपीपी की हमेशा से पॉलिसी चूल्हे जलाने की है, चूल्हे बंद करने की नहीं। बाकी बड़े खुशाइंद है कि 135 अरब रुपए में 75% शेयर लिए और बाकी के भी शेयर जो हैं 45 अरब के, वो असूली तौर पे एग्री हो गए हैं। फौजी फर्टिलाइज़र भी अपना हिस्से का शेयर, उसके जो फॉर्मेलिटीज़ थी पूरी हो गई हैं। और मैं समझता हूँ ये प्राइवेटाइजेशन बड़ी सही तरीके से, खुश उसलूबी से, ट्रांसपेरेंट तरीके से की गई है। और जिस ग्रुप ने लिया है वो रिनाउंड ग्रुप है, बड़े बिजनेस ग्रुप हैं, डीप पॉकेट्स है। और पीआईए का मकसद प्राइवेटाइज करके पैसा नहीं है। हालांकि 55 अरब मिलेंगे पीआईए को और बाकी जो पैसे हैं वो पीआईए में डाल के सरमायाकार, नए ओनर उसे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो पीआईए को तो जो हुकूमत है 55 अरब के करीब सिर्फ मिला है। लेकिन हमारी कोशिश या हुकूमत की कोशिश ये नहीं थी कि पैसे ज्यादा से ज्यादा मिले। हम तो ये चाहते थे कि जो ब्लीडिंग हो रही है, जो नुकसान हो रहा है, जो खसारे हो रहे हैं, जो नाकाबिले बर्दाश्त है, वो रुक जाएं। करप्शन, गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो खत्म हो जाएं। नई मैनेजमेंट, इंतजामिया उसको प्रोफेशनली चलाए, किराए कम हो और वो जहाज जो नॉन ऑपरेशनल है, पार्ट्स ना होने की वजह से उनको ऑपरेशनल बनाया जाए। फ्लीट में इजाफा करने का वादा किया है। नई इंतजामिया ने 68 जहाज कर लेंगे और फिर उसके ऊपर भी लेके जाने का अंदिया है, इशारा है। और हुकूमत ने बड़े खुले दिल के साथ तमाम लायबिलिटी खत्म करके साफ बैलेंस शीट नए सरमाकारों को दी है ताकि वो मेन फोकस करें इस इदारे को ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद का जो हमारा। बिल्कुल ऐसे ही मिर्ज़ा साहब, आपने ठीक कहा कि ग्रेट पीपल टू। आज जो सदर यहाँ आ रहे हैं यूएई के, अगर उनकी उसकी बात की जाए, एयरलाइन की बात की जाए, तो उसमें भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का बड़ा किरदार है। इन्होंने ही उनको ट्रेन किया था और आज वो मुल्क की क्या
बैनुल-अक़वामी एक बहुत बड़ी एयरलाइन है और नंबर 1 एयरलाइन भी रही है। सो इन तमाम तर इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मिर्ज़ा साहब हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी अब बात करेंगे हम आपसे, क्योंकि अमरीकी जरीदे के मुताबिक ट्रंप की जो फेवरेट पर्सनालिटी हैं वो शहबाज शरीफ साहब भी हैं और फील्ड मार्शल भी कुछ हैं। विनर और लूजर उन्होंने का नाम दिया गया। पाकिस्तान को विनर का नाम दिया, लूजर का नाम दिया इंडिया को। सो इन तमाम तर इश्यूज़ के ऊपर आपसे सवाल भी करेंगे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। मिर्ज़ा साहब एक दो सवालात थे जो मैंने आपसे करने थे। सबसे पहले तो मैं अगर अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी की बात करूं, उनके मुताबिक पाकिस्तान विनर है, भारत को लूज़र करार दे दिया गया। क्या आप समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है? अपेरेंटली इसका आप भी इत्तेहाद का हिस्सा तो हैं आप? इस हुकूमत ने आने के बाद सिफारती सतह पे जो कामयाबियां हासिल करेंगे, जो रिकग्निशन हासिल की है, जो नाम इन्होंने बनाया है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। आपका एक हाथ ईरान के साथ है तो दूसरा हाथ सऊदीया के साथ है, जो कभी मुमकिन नहीं था। आज अमेरिका को भी आप हाथ मिला रहे हैं और चाइना भी आपके साथ है, ये पहले नहीं था। तुर्की के बारे में, अजरबैजान के बारे में, तो खत्ते में तमाम रीजनल अहम ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को माना है। और ये दुनिया बाई दी वे हसनैन लियाकत साहब ये बहादुरों को इज्जत करती है। हमने साबित करा इंडिया पाकिस्तानी कन्फ्लिक्ट में कि पाकिस्तान बहादुर कौम है, बहादुर फौज है और सुपीरियर फौज है। और हमने इंडिया को जो रफाइल उसके 6 गिराए हैं और जो शिकस्त दी है, जो इंडिया को सुबकी उठानी पड़ी है, वो लोग उसको नहीं भूल सकते। तो इसको दुनिया ने भी याद रखा हुआ है और इस वजह से पाकिस्तान की अहमियत खत्ते में बढ़ गई है। इस खत्ते में जब मुंशी होने की बात होती थी तो पहले इंडिया की कोशिश थी कि वो इस खत्ते को गवर्न करे। अब लोग पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, चीन की तरफ देख रहे हैं। चीन पाकिस्तान की डिफेंस सलाहियतों को दुनिया ने माना है। एक वक्त था कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी और अमेरिकन टेक्नोलॉजी के आगे कोई चीज़ होती नहीं थी, लेकिन आज आपने देखा कि जो मिसाइल्स हैं, जो मिसाइल सिस्टम हैं, चाइना और पाकिस्तान के प्रोफेशनल जो टीम ने इस्तेमाल किया उसको, वो दुनिया उसकी जो है उसको मानती है। तो मैं समझता हूँ इंडिया फर्स्ट का जो वो एक स्लोगन था वो अब ख़त्म हो गया है। इंडिया की रेलेवेंसी खत्ते में कम हो गई है और सऊदी अरब वगैरह को जो पाकिस्तान को डिफेंस एग्रीमेंट साइन करके जो इज्जत दी है, जो अहमियत दी है, वो मैं समझता हूँ सबके लिए एक अच्छी मिसाल है। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है, बिलखुसूस उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस अब वो हो गए हैं, उनको और संधू साहब को जो एयरफोर्स के चीफ हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने महदूद वसाइल में पाकिस्तान को वो नाम, वो इज़्ज़त, वो मुकाम दिलाया जो पाकिस्तान इसका हकदार था, मुस्तहिक था, जो पाकिस्तान को आपने इज़्ज़त दिलाई है पूरी दुनिया में, कम्युनिटी ऑफ नेशंस में। उस पर हम अपने फ़ौज पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। और शहबाज शरीफ साहब, उनकी हुकूमत, उनके कोलिशन पार्टनर ने भी जो एक टीम वर्क किया है वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड है। तो मैं तमाम कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। सर मुझे आखिर में ये बताइएगा, अगर अब 2025 ज़ाहिर है आपको पता है ऑलमोस्ट एंड ही है, तो सिंध में जो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी आप उसको कैसे देखते हैं? और 2026 की अगर मैं बात करूं तो आवाम को किन अमली तब्दीलियों और बेहतरियों की तवक्को रखनी चाहिए? बिल्कुल। बिलावल साहब ने हमारे साथ मीटिंग की थी और हमको बिल्कुल वाज़ेह बतला दिया था कि 2025 खत्म हो रहा है, 2026 विल बी द डिलीवरी का साल है। आज भी बिलावल साहब इंडस हॉस्पिटल का कराची में एक बहुत बड़ा मंसूबा था, उसकी इफ्तिताह के लिए गए हुए थे। मेरे इलाके की एक स्कीम थी, आई वाज बेगिंग एवरीवेयर के 12 अरब रुपए की थी वो स्कीम। डमलोटी से DHA डेडिकेटेड पाइपलाइन 10 मिलियन गैलन इजाफी पानी की
वो आपको सुनकर खुशी होगी, वो अप्रूव हो गई है, फंड्स ट्रांसफर हो गए हैं, एग्रीमेंट साइन हो गए हैं, G2G ये प्रोजेक्ट जो है बनाया जाएगा। और DHA में जो मेरा ख्वाब था और जो हमने इलेक्शन में वादे किए थे टैंकर फ्री DHA का, वो इंशाल्लाह हम पूरा करके दिखाएंगे। तरक्याती जो फंड्स दिए गए हैं वो धड़ धड़ काम कर रहे हैं। आज भी मैं अपने हलके की हिजरत कॉलोनी से मिलकर आया और मंसूबों का उनको बताया जो हमने शुरू किए हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट की है। तो आप यकीन करें 2026 डिलीवरी का साल होगा। इसमें हमने वो तमाम चीजें जो वादा कर रहे हैं आवाम को डिलीवर करके देने होंगे, ताकि आवाम फील कर सकें, महसूस कर सकें, उनकी तकालीफ कम हो और हम ठीक है मिर्जा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मिर्जा इख्तियार, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुबह की सोच में हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। सही, अब आगे बढ़ते हैं। और हमेशा से हम यहाँ पे ट्रेनर्स को बुलाते हैं, जिम की बात करते हैं, लेकिन मसला असल में पता है क्या है, वो ये है कि हम जिम ज्वाइन करना तो आसान है, हम ज्वाइन तो कर लेते हैं बड़ी शौक से, पैसे भी दे देते हैं कि चलो जी ये मंथ हमारा एडमिशन भी हो गया, लेकिन इसे बाकायदगी से जारी रखना असल चैलेंज होता है। और अक्सर लोग जोश और जज्बे के साथ आगाज़ कर लेते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, अगर मसरूफ़ रूटीन होती है, फिर हमारे क्या है कि सुस्त नताइज या फिर हौसला कम होने की वजह से कुछ ही अरसे में हम क्या करते हैं कि रुक जाते हैं। अब जबकि नया साल 2026 करीब आ रहा है, बहुत से लोग फिट रहना चाहते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का एक सालाना अज़्म करते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि हम सिर्फ रेजोल्यूशंस तक ही महदूद क्यों हो जाते हैं, और जिम में मुस्तकिल मिजाजी कैसे अपनाई जा सकती है, क्योंकि असल कामयाबी मोटिवेशन नहीं बल्कि आदत बनाने से आती है, कंसिस्टेंसी से आती है, और इसी पर आज हम बात करेंगे। इसी पे बात करने के लिए वलीद अहमद साहब मौजूद हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं। वलीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साल 2026 आ रहा है और राउंड द कॉर्नर है। जिस तरह गजल ने इंट्रो में बात की कि हम सारे एक रेजोल्यूशन तो बना लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर अमल दरामद नहीं होता। अगर किसी को बहुत शौक भी है तो वो 2-3 हफ्ते तक जारी रहता है, उसके बाद देखते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ जाता है। तो ये अपने शौक को आदत में बदलने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ना अपने टाइम मैनेजमेंट अच्छी आपने करनी है, और सेकंड मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जब आपको रिजल्ट्स फील होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आप लोग जाते हो, ठीक है। तो स्टार्ट का 1 मंथ थोड़ा बहुत टफ होता है, आपको आपने टाइम मैनेज करना है अच्छे तरीके से, फिर आगे अंदर से आपने कोई डिफरेंट एक ऐसा टाइम निकालना है जिसमें आपके लिए इजी हो। मेरे डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं, वो अपने सुबह बच्चों को छोड़कर फिर आगे अपनी जॉब के बाद फिर भी आ जाते हैं। बट एक बेसिक चीज़ है रिजल्ट्स आपके, जब आप एक अच्छी डाइट, प्रॉपर डाइट करोगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर वर्कआउट वगैरह करोगे, सिंपल रखो। हमारे लोग ना ऐसे करते हैं कि स्टार्ट में जाते हैं, स्टार्ट में बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट कर लेते हैं, एकदम से फिर नीचे आ जाते हैं। वो बेसिक इश्यूज ही यही आते हैं कि जब आप स्टार्ट में बेसिक, जब उनको कोई वर्कआउट वगैरह बिल्कुल बेसिक्स करने चाहिए, बिल्कुल बॉडी को यूज टू करना चाहिए। जब यूज टू नहीं करते तो वो एकदम से हैवी करते हैं तो बॉडी में पेन्स होती हैं, तो वो बिल्कुल नील हो जाते हैं। फिर वो जो आना जाने, तो वो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी ये बोलता हूँ, बाकी जो नॉर्मल लोगों को भी यही बोलता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप चलो, आप गाइडेंस लो किसी से, आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ पर जाओ, फिर जाकर आपको जब 1 माह बाद ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आएंगे ना, तो वो आपको खुद आपका दिल चाहेगा आपका करने का, आपका दिल चाहेगा, फिर आप करोगे, फिर आप डाइट अच्छी लोगे, बेसिक चीजें पर रखो, बेसिक डाइट पर रखो, खुद ही आएंगे रिजल्ट्स इजीली। अच्छा, स्टार्ट फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्टार्ट कर लिया तो मैं अब कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो मुझे नहीं करनी चाहिए? देखिए, फॉर एग्जांपल पहले आपने देखना है कि आपका बॉडी टाइप कैसी है, ठीक है, फिर आपने देखना है कि आपका गोल क्या है। पहले ये चीजें आपने अपनी अज्यूम करनी है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप किसी एक्सपर्ट से पूछ लो एक बार कि यार मेरी बॉडी टाइप वगैरह क्या है, मेरा गोल क्या है, फिर इस गोल को अचीव करने के लिए मैंने क्या क्या करना है। फिर बेसिक स्टार्ट में छोटा छोटा लाइट कार्डियो करो, फिर थोड़ा सा बॉडी वेट एक्सरसाइज करो, फिर आप हैवी वेट मशीन्स पर जाओ। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको खुद ऑटोमेटिकली आपका दिल भी चाहेगा और आपका रिजल्ट्स भी सामने आएंगे, लोगों को दिखेगा भी कि यार ये वैसे हमारा होता है ना, मोस्टली हम जो लोग हैं कि अपनी मोटिवेशन हम लोगों पर डिपेंड करते हैं ना, कि मींस के जब बाहर के लोग आपको बोलेंगे ना कि यार रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो फिर हमारा खुद दिल चाहेगा कि तो वो कैसे आएंगे जब आप अच्छी डाइट लोगे, अच्छी एक्सरसाइज करोगे, तो अगर रिजल्ट्स आपके खुद। अच्छा वलीद, बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है ना कि लेट्स सपोज अगर हम लोग नए जिम पे जाते हैं तो वहाँ पे हम फिटनेस ट्रेनर जो होता है उसकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनते हैं, या बहुत सारी जिम्स में होता नहीं है। पहले ही दिन जाके तो इतना ज्यादा वजन उठा लेते हैं कि अगले 3-4 दिन तक हम बेड से नहीं उठ पाते। सो स्टार्टर्स के लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस हैं कि वो किस तरह से, चाहे उन्हें बहुत अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है और बहुत ज्यादा वेट
जो है वो सॉरी बॉडी की शेप बनाना चाहते हैं, लेकिन एज ए स्टार्टर उनको क्या कुछ स्टेप्स ऐसे करने चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी तरफ जाएं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जब भी स्टार्ट में, और बेशक स्टार्टर हो, बिगिनर हो, एक्सपर्ट हो, आपकी ना स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, आपका वार्म अप बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन विंटर्स। आपका वार्म अप वगैरह बहुत ज़रूरी है, आपकी स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। अब परसों एक मेरे पास क्लाइंट आया हुआ था, ठीक है, अभी वो 2 दिन नहीं हुए थे तो खुद ही कह रहा था एकदम से उसको शोल्डर में इंजरी होगी, ठीक है। यही बात है कि जब आपका मसल्स वीक होंगे तो आपके, तो जो बिगिनर्स होते हैं ना, इनको आपने स्टेप बाय स्टेप, अब ट्रेनर नहीं है, ठीक है, चले छोड़ दे, अगर ट्रेनर है तो वेल एंड गुड है, ट्रेनर नहीं है तो आपने स्टेप बाय स्टेप करना है हर चीज़ को। आपने लाइट वार्म अप करना है, लाइट स्ट्रेचिंग करनी है, कार्डियो करना है, ट्रेडमिल करनी है, एलिप्टिकल करनी है, साइकिलिंग करनी है। ये वो बेसिक्स हैं जिससे करने से आपको हफ्ते 1.5 हफ्ते में आपको खुद फील होगा कि यार ये अब मेरी बॉडी को ना थोड़ा बहुत खुल रही है, यानी थोड़ा बहुत ओपन अप हो रही है, तो फिर आप वेट लिफ्ट करें। वो हमारा बड़े वो गर्म खून होता है हमारा, कि मीन्स कि हम जाते ही दूसरे तीसरे दिन ही हम लिफ्ट हैवी कर लेंगे, वो नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप, हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है, फिर आपको रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। अच्छा वलीद, अगर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हों और हम जा भी रहे हों, उसके बाद भी एक हमारा कॉन्फिडेंस होता है ना कि बस ठीक है, अब तो हम सही हो गए हैं, अब हम नहीं जाते, तो इस चीज को हम कैसे मेंटेन रखें? क्योंकि अक्सर लोग होते हैं हफ्ता 2 हफ्ता या महीना कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया। नहीं, ये हमारा लाइफस्टाइल इसको बनाना है। इस चीज़ को ना वही मैंने आपको बात की ना कि जब आपको रिजल्ट्स अच्छे फील होंगे ना तो हमारा खुद दिल चाहेगा, ठीक है। और ये एक आपने अपने जो आपका 24 आवर्स का साइकिल है ना, उसमें से आपने स्टेप बाय स्टेप 1 घंटा निकालना है हर चीज में, क्योंकि ये चीज आपकी लाइफ टाइम चलेगी। आप ये जो, अगर आप अच्छी एज में ये चीज कर लोगे तो आपको आगे जाकर इश्यूज वगैरह नहीं होंगे, तो आपको खुद, आपका दिल भी चाहेगा। और ये स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं, अब मसला पता क्या है, मसला इधर लोगों का आता है कि एकदम से हैवी वर्कआउट्स पे चल जाते हैं, तब उनका 2-3 माह बाद दिल उकता जाता है। आप स्टेप बाय स्टेप करो, हर चीज छोटे छोटे, 30 to 40 मिनट्स इनफ है वर्कआउट। यहाँ लोग होते 2-2 घंटे लगा रहे होते हैं जिम में, साइकिलिंग, ट्रेडमिल, एलिप्टिकल, फिर वो इतना ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में वर्कआउट हो जाता है ना कि वो फिर वो खुद ही वो कहते हैं कि हफ्ते का 1 दिन कर लिए सारा। अच्छा, लास्टली मुझे ये बताइएगा कि आप अपनी मिसाल भी मुझे दीजिएगा कि आप अपनी मोटिवेशन को किस तरह से बरकरार रखें। लेट्स सपोज आपने कोई ट्रैवल करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जिम तो आपने इस्लामाबाद में करना है, सो कराची में या लाहौर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं, या फिर नहीं करते और 2-3-4 दिन बाद वापस इस्लामाबाद आके करते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, अगर तो आपका वहाँ कोई जिम वगैरह है तो आप लगाओ, अगर नहीं भी है ना तो हमारे पास ऐसी बॉडी वेट डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती है जो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाती है, और आपको नॉर्मली आपको ट्रेनर भी बता देगा कोई भी बॉडी वेट एक्सरसाइज, जैसे समझ लो कि हाई नीज हो गए, जंपिंग जैक्स हो गए, जंपिंग स्क्वाट्स हो गए, जस्ट स्क्वाट्स हो गए, आप वहाँ हर जगह अपने ये यूज़ कर सकते हो। अगर आप कहीं आउट ऑफ सिटी भी हो वो भी यूज़ कर सकते हो, और जहाँ भी हो आप ये अपने पुशअप्स हो गए, सिंपल चिन अप्स हो गए, लाइट वर्कआउट है, और कुछ भी नहीं हो सकता तो आप वॉक कर लो, हाइक कर लो, ये चीजें आप करके आपको ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन मिल जाती है। ये वो चीज है बिल्कुल आपका लास्ट केस, जब आपके पास कोई जिम का ऑप्शन नहीं है। अगर जिम का ऑप्शन है तो आप अच्छा करो, अगर नहीं है तो फिर भी आप उसको। और लास्ट, डाइट, ठीक है, डाइट का ख्याल रखो। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आप अगर 3 से 4 दिन भी अगर जिम नहीं जाते ना तो आपकी बॉडी मेंटेन रहती है। सही। डाइट यानी आपने बॉडी में इतना इनफ प्रोटीन लिया हुआ, इतना बॉडी में न्यूट्रिशंस ऐड किए हुए, सप्लीमेंट्स लिए हुए, तो वो आपकी बॉडी रहेगी, वैसे ही रहेगी। मोस्टली लोगों को ये होता है ना, स्किन लूज हो जाती है, क्यों होती है कि यानी आपके बॉडी में इनफ प्रोटीन ही नहीं गया, न्यूट्रिशन ही नहीं गया, तो उस वजह से फिर वो चीज उनको ना रिजल्ट्स नहीं करती। अगर आप स्टार्ट से अपनी बेस अच्छी रखोगे तो बेस्ट रहेगा। सही, थैंक यू सो मच। वलीद अहमद हमारे साथ मौजूद थे फिर, और बता रहे थे कि किस तरह से आपने अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, छोटे छोटे वर्कआउट करने हैं ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को आगे लेकर चल सकें। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक खवातीन नौज़ात। आज के तेज़ रफ्तार कॉर्पोरेट माहौल में सिर्फ टारगेट्स को हासिल करना ही कामयाबी नहीं समझा जाता है, बल्कि ये जो आपके टारगेट्स हैं ये किस माहौल में और किन वैल्यूज़ के तहत हासिल किए जाते हैं ये मैटर करता है। और कॉर्पोरेट कल्चर, इसकी मोरालिटीज़ किसी भी इदारे की असल पहचान होती है। देर तक दफ्तर में बैठना, काम और ज़ाती ज़िंदगी का तवाज़ुन, और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ आपका रवैया, जो लीडर्स हैं उनका अंदाज़, ये सब वो मसाइल हैं जो आज के कॉर्पोरेट कल्चर पर सवालिया निशान उठाते हैं और सवालात खड़े करते हैं।
इन्हीं अहम मौजूआत पे आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं नूरुल खान, जो सेल्स और मार्केटिंग के शोबे से 14 साल से जायद का तजर्बा रखती हैं। अपने कैरियर के दौरान टीम्स बनाने, बड़े पोर्टफोलियोज मैनेज करने और इदारों में नज़्म, तवाज़ुन और जो वाज़ेह कॉर्पोरेट कल्चर है उसको कायम रखने में अहम किरदार अदा किया। और आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक सेहतमंद जो मोरालिटीज़ और मुतवाज़न कॉर्पोरेट कल्चर है उसको कैसा होना चाहिए जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छा हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए नूरुल ने इन स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम नूर। सबसे पहले तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक ऑफिस का जो माहौल होता है जिसमें हमारा बिहेवियर आ जाता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं, एथिक्स आते हैं, प्रोफेशनलिज्म आ जाती है, वे ऑफ टॉकिंग आ जाता है, तो कैसे इन सब चीज़ों को आप डिफाइन करेंगी? देखिए, दिस इज़ एक्चुअली हमें लर्निंग से भी मिल जाता है और दूसरा एक इन बिल्ट होता है आपके नेचर के अंदर कि आपने लोगों के साथ कैसे मिलना है, कैसे बैठना है। जिस तरह से हम आम रूटीन में अपने आप को मेंटेन कर रहे होते हैं अपने कॉलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो हमारी फैमिली कल्चर हो रहा होता है उसी को बिल्ड कर रहे होते हैं, जिसको हमने रेप्लिकेट करना होता है कॉर्पोरेट में आके। वो एक डिफरेंट नज़रिया हो जाता है, फैमिली लाइफ एक डिफरेंट नज़रिया हो जाता है। तो कॉर्पोरेट में हमें थोड़ा ज़्यादा मोहतात और ज़्यादा एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लेकर चलना पड़ता है अपने आप को, और अपने एटीट्यूड को, अपनी बातों को, अपने अल्फाज का चुनाव भी जो है वो उसी तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी जो अपनी लाइफ है और एक कॉर्पोरेट लाइफ है, इसको भी आप डिफ्रेंशिएट ही करेंगे, क्योंकि अपनी लाइफ में तो आप बहुत कैजुअल होते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में आपको डिफरेंट तरीके से अपने आप को कैरी करना होता है। डेफिनेटली हमें डिफरेंट हैट्स वेयर करनी पड़ती हैं। आप जब एक फ्रेंड सर्कल में बैठे होते हैं आप एक डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप फैमिली लाइफ में होते हैं, आप बच्चों के साथ सामने होते हैं, तो एक बहुत डिफरेंटली आपको एक मेंटेन करना पड़ता है अपना ऑरा। बट कॉर्पोरेट इज़ ऑल टुगेदर कि आपका जितना बेस्ट है आपने उसको वहाँ पे पुटअप करना है कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में। सही। अच्छा नूर, आप क्या समझती हैं, एक अगर अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हो किसी कॉर्पोरेट में तो कितना वो क्रेडिबिलिटी को और ट्रस्ट को डैमेज करती हैं? देखिए, वैसे तो होना नहीं चाहिए, बिकॉज एक मॉरली हमें जो चीज़ सिखाई गई है, हम इस्लाम में सीखते आ रहे हैं, अपने मज़हब से सीखते आते हैं कि हमें अच्छा बनना है, अच्छा पोर्ट्रे करना है। लेकिन अगर हमारी वो प्रैक्टिसेस हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में आ रही हैं तो वो आपकी अपने पर्सनल वैल्यूज़ को भी डेंट करती हैं और आपके जितने भी जो आगे बढ़ने की सलाहियतें होती हैं उनको रोक सकती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ हिंडर कर रही होती है। आपका जो अपना मेन फोकस है वो अपने काम से हट के इन तरह की चीज़ों पे ज़्यादा होने लग जाता है। तो बेहतर यही है कि हम अपने इंडिविजुअल से स्टार्ट करें कि मुझे किस तरह से पोर्ट्रे करना है, और आगे से एक्सपेक्टेशंस तो हमारी कम ही होनी चाहिए, बट स्टिल एक क्योंकि हमारे पास बहुत सारी मॉनिटरी बॉडीज़ होती हैं, आपका HR होता है, आपका कल्चर होता है, आपके हायर अप्स होते हैं जिनको आप ये सारी चीज़ें एड्रेस कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि इसको निगेट किया जाए, इसको निगलेक्ट किया जाए और आगे बढ़ा जाए अपने काम के साथ। यहाँ कहीं पे आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है तो उसको एड्रेस करके अच्छे तरीके से डायलॉग में एंड किया जाए। सही। अब वो क्या कहते थे, किसी भी बात को आप मजबूरी ना बना लें कि ये है और ये हमारी रिस्ट्रेंस है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती। अच्छा, कॉर्पोरेट कल्चर की अगर बात कीजिए तो हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत सारे लोग एडजस्ट नहीं हो पाते, कहते हैं जी कि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये बड़ी बनावटी दुनिया है, इसमें हम एडजस्ट नहीं हो पाते, इस वजह से हम ये काम नहीं करते हैं। सो उन लोगों को किस तरह से अपने आप को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ढाना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा से सेल्फ़ की बात करती हूँ कि जब तक आप सेल्फ़ ग्रूमिंग नहीं करेंगे, आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अपने आप को उस लर्निंग पर्सपेक्टिव में नहीं लेकर आएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है। बेशक आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आप गवर्नमेंट सेक्टर में, आप किसी भी सेक्टर में हैं, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। आपने अपना हार्ट चूज़ करना है कि आपने कौन सी ज़िंदगी लेनी है। सो इफ़ यू वांट दिस लाइफ, आपने कॉर्पोरेट कल्चर में आना है, यहाँ पे अपना नाम बनाना है, तो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को निगलेक्ट करना पड़ता है, और कुछ चीज़ों में आपके पास अगर सलाहियत है उसको चेंज करने की तो आप उसको चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं अपने। लेकिन जब आप कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं ना तो बहुत सारी रुकावटें भी बीच में आ जाती हैं, यू नो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हेल्दी कॉर्पोरेट कल्चर की किस तरह की क्या साइंस हैं जिनके ऊपर वर्किंग की ज़रूरत है? देखिए, जिसमें एक लीडरशिप डेवलपमेंट हो रही होती है, आपकी कंपनी कल्चर में आपको मेंटरशिप मिल रही होती है, आपके पास एक मेंटर है जो आपको हर टाइम पे गाइड कर रहे हैं, आपके हायर अप्स जो हैं वो आपको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगले लेवल पर आएँ, नॉट कि आप उसी चीज़ पे स्टेगनेंट रह जाएं उसी पोजीशन के ऊपर। और जिस तरह की हमने पहले बात की कि एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ को वैल्यू नहीं किया जा रहा होता, तो जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो आपका बता देता है कि आपका कल्चर कितना स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे आप लोगों को एक ओनरशिप मिल रही होती है अपने काम करने की,
आपको रिकग्निशन मिल रही होती है कि आपने जो काम किया है उसको पॉजिटिवली आगे बढ़ाया जा रहा है और बाहर उसको बताया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट जो है, ये आपने इनिशिएट किया था और इसको पाया तक मील तक कैसे पहुंचाया गया। सो दिस इज़ अ वेरी बिग साइन ऑफ पॉजिटिव कल्चर। अच्छा, हमारे यहाँ कॉर्पोरेट कल्चर में अभी भी मैं देखता हूँ कि वही 90s वाला कॉर्पोरेट कल्चर चल रहा है। दुनिया के कॉर्पोरेट कल्चर में आप देखेंगे तो वहाँ पे AI इन्वॉल्व हो चुकी है, वर्क फ्रॉम होम इन्वॉल्व हो चुका है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि जब तक कोई शख्स आपकी नज़रों के सामने नहीं है तो पता नहीं हाई ऑप्स आपके खुश नहीं होते। कॉर्पोरेट कल्चर में इसी तरह होता है कि आपने 8 से 4 तक ऑफिस में रहना है। दुनिया में ये चीज़ें चेंज हो चुकी हैं और ये आज से नहीं बल्कि पिछले 6, 7, 8 साल से जब मैं दुनिया को देखता हूँ तो वहाँ पे चीज़ें चेंज हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं चेंज होती? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। कोशिश की जाती है लेकिन लोगों में चेंज को अडेप्ट करने की सलाहियत भी नहीं है। तो मैं लोगों से यही बार बार कहती हूँ कि जब आप कहीं पे भी जाते हैं तो चेंज को माइंड में ज़रूर रखें, क्योंकि अब वो वाला ज़माना नहीं है जो कि आज से 20 ईयर्स या 30 ईयर्स पहले था, जो हमारे पेरेंट्स ने गुजारा, जिस तरह का कल्चर उन्होंने गुजारा। वर्ल्ड इवॉल्व कर रही है, बहुत रैपिडली चेंज कर रही है। अब IT सेक्टर आ रहा है, आप कितनी चीज़ों को बूम करते हुए देख रहे हैं और कितनी चीज़ें जो हैं जिन्होंने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया वो डेड हो चुकी हैं। हम बहुत बड़ी एग्जांपल लेते हैं नोकिया की, जब हम पढ़ रहे होते हैं कि नोकिया ने आपको अडेप्ट नहीं किया, वो टच स्क्रीन पे नहीं आए, उन्होंने इवॉल्व नहीं किया, दे आर डेड नाउ, वो अपनी उसी फिल्म पे रह गए हैं। तो अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे विद इन अस, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो हम भी कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, खाक हो जाएंगे, अफसानों में डल जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा नूर, आपने 14 साल का आपका करियर है, आपने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स देखी जो अब सीखना चाहिए लीडर्स को उनसे? आपकी कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हाईलाइट करेंगी? अच्छा, एक सबसे जो मुझे ये था कि गलतियां हम सब करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आइडियल ऑफ मिस्टेक्स, ह्यूमन आर द आइडियल ऑफ मिस्टेक्स। एग्जैक्टली, जब आप गलती नहीं कर रहे तो इसका मतलब है आप सीख नहीं रहे या आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं। तो जो गलतियां हैं वो आपकी लीडरशिप में इस तरह से आ जाती हैं कि जब आप किसी को मैनेज नहीं कहीं से सही से कर पा रहे हैं, आपके पास एक टीम है, दे आर डिफरेंट पीपल जो आपके साथ होते हैं, बट जब आपको एक हायर लेवल दे दिया जाता है तो वो आपके अंडर आ जाते हैं, दे हैव टू ओबे यू, और आपको उनके साथ काम करना पड़ता है। वो एक चीज़ है कि मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे मैंने मिस्टेक्स की थी और उनसे मैंने लर्न किया है कि जब आप एक पोजीशन ले लेते हैं तो आपने टीम को किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि वो भी आपके एक नया रोल होता है। लीडरशिप आपको दिख रही होती है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं, बट शायद आपको नहीं पता होती, तो वो मिस्टेक्स करके ही हम आगे चलते हैं और सीखते हैं। वो एक लर्निंग प्रोसेस है। और मुझे सिर्फ 30 सेकंड में बताइएगा कि जो नया कॉर्पोरेट कल्चर है इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिश्ते को आप इनहेंस होता हुआ देख रही हैं? बिल्कुल, चूंकि मेरा एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है तो मैं समझती हूँ कि वहाँ पे लीडरशिप और मेंटरशिप ज़्यादा हो रही होती है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में रिलेशनशिप बिल्डिंग और कम्युनिटी बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस होता है। तो जहाँ पे आप रहते हैं आप वहीं के रूल्स को अपना लेते हैं और वहीं के रंग में ढल जाते हैं, तो बेहतर यही है कि उसमें ढल जाए। थैंक यू सो मच नूरुल खान साहब हमारे साथ, खान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, क्योंकि इनके कॉर्पोरेट का इतना एक्सपीरियंस है कि हम इनको साहब भी कह सकते हैं। थैंक यू नूर फॉर ज्वाइनिंग अस। सुबह की सोच में यहाँ पे वक्त हो जाता है, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको चूंकि पता है कि जब भी जिस दिन भी जुम्मा होता है तो हम कोई ना कोई ऐसा मौजू ज़रूर रखते हैं, कोई ना कोई ऐसा सेगमेंट हमारा ज़रूर होता है जिससे हमारी भी रहनुमाई हो सके, हमारे देखने वालों की भी हो सके। तो आज के दौर में आपको पता है कि मजहबी रवैयों में एक नुमाया तब्दीली देखी जा रही है, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के तर्ज इबादत में। एक तरफ ये खुशाइंद बात है कि नौजवान नमाज से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, मगर दूसरी जानिब इबादत को मुख्तसर करने से फ़राइज़ तक महदूद रखने और सुन्नत मौक़दा को नज़रअंदाज करने का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। इसी तनाजुर में ये सवाल भी अहम है कि दीन में आसानी और अमल में तसलसल के दरमियान जो बैलेंस है उसको हम किस तरह से कायम रख सकते हैं। यही वो बुनियादी सवालात हैं जिन पर आज संजीदा तरीके से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेंगे, ताकि नौजवान नस्ल इबादत में आसानी के साथ साथ दीनी उसूलों और तसलसल को भी समझ। वैसे मुल्क पाकिस्तान का मारूफ नाम मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि आजकल हमने ये देखा है कि नौजवान नस्ल नमाज तो पढ़ती है लेकिन उसे मुख्तसर करने की कोशिश करती है। जैसे कि हमने देखा कि सिर्फ फ़राइज़ ही पढ़े जाते हैं, जो कि एक मकतबा फ़िक्र के इमाम के पीछे पढ़ने वाले तो आज भी फ़राइज़ पढ़ते हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ जो सुन्नत मौक़दा है उसको अदा करने का रवाज भी कम हो रहा है। इसकी वजह बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि वो सऊदी अरब की मिसालें देते हैं कि जो लोग वहाँ से आते हैं वो ज़्यादातर फ़राइज़ की तरफ ही तवज्जो देते हैं। सो देखा देखी में नौजवान नस्ल भी इसी रास्ते पर चल चुकी है। क्या सिर्फ
फ़राइज़ अदा किए जाएं और बाकी नमाज़ों के बारे में ये कहा जाए कि अगर हो जाएं तो ठीक है। इस हवाले से आप अपनी राय भी शेयर कीजिएगा और हमारी रहनुमाई भी कीजिएगा। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी किताबी फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बड़ा वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि मेरा नबी जो तुम्हें दे वो ले लो और जिससे मेरा नबी तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। फ़राइज़ नमाज के अलावा हदीस सैया में कसरत के साथ ऐसी रिवायात आई हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ यह कि फ़राइज़ के अलावा आपने नमाज मजीद अदा फरमाई है बल्कि उसका मुतालबा भी किया है और उसकी बहुत ज़्यादा तरगीब भी दी है और अल्लाह के नबी ने बहुत ज़्यादा उसके हवाले से अपनी उम्मत को आगाह किया है और मुतालबा किया है कि उनकी उम्मत उन नमाजों को अदा करे। लिहाजा ये बात ज़हन में रहे कि नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने दो तरह की सुन्नतें अदा की हैं फ़राइज़ के साथ। बाज़ वो सुन्नतें कि जिनको कभी तो आपने अदा फरमाया और कभी उनको तर्क भी फरमा दिया, लेकिन बाज़ सुन्नतें ऐसी हैं कि जिन सुन्नतों के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा उस पर खुद भी मुदावमत फरमाई और आपने उम्मत से भी मुतालबा किया कि वो उन सुन्नतों को अदा करे। और सुन्नतों से एराज करना, ये दो सूरतें हैं कि अगर आप किसी सफर के अंदर हैं, कसर नमाज पढ़ रहे हैं, आपके पास वक्त शॉर्ट है और आप सुन्नतें छोड़ रहे हैं, तो जाहिर है कि अगर फ़राइज़ में अल्लाह ताला ने तखफीफ दी है तो सुन्नतों के तर्क करने में कोई हरज नहीं है। या इसी तरह से कहीं और किसी इमरजेंसी में आप हैं, कोई उज़र है तो कोई छोड़ देता है सुन्नतों को, तो एक अलग बात है। लेकिन आम तौर पर जैसे अब आपने बताया है और हम भी इस चीज को देख रहे हैं कि हमारा एक रिवाज बन चुका है कि जनाब सिर्फ फ़राइज़ पढ़े और जनाब वाला लोग बाहर जाते हैं, मस्जिदों से भी भाग जाते हैं और फिर आम तौर पर उनके जहनों में यही होता है, बिलखुसूस जो लोग आज और उम्रे से वापस आते हैं, वो कहते हैं जी वहां तो जैसे फ़राइज़ होते हैं जी तो लोग जनाब चले जाते हैं, वहां तो कोई पढ़ता नहीं है। पहली बात तो ये गलत है कि वहां कोई नहीं पढ़ता, ऑलरेडी वहां पर नमाजें हो रही होती हैं। ताम जाहिर है कि जिस तरह से बाजमात नमाज अदा हो रही होती है, लोग इधर उधर होकर डिस्पास होकर अपने अपने तौर पर वो नमाजें अदा करते हैं। तो बहरहाल सुन्नतें जो मुअक्कदा हैं जिन पर अल्लाह के नबी ने मुदावमत फरमाई है, उस हवाले से उन तमाम सुन्नतों के हवाले से हदीस मुबारका कसरत से आई हैं। जिस तरह से मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सल्ला फी यौमिन व लैलतिन इस्ना अशरा रका बुनिया लहू बैतुन फिल जन्नह, जिसने दिन और रात में 12 रकतें अदा की तो उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार कर दिया जाता है। और इनमें से ये जो सुन्नत मुअक्कदा मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने मुराद ली हैं कि जिनमें 2 रकतें फजर की हैं और 4 रकतें जोर से फ़राइज़ से पहले की हैं और 2 रकतें जोर के बाद की हैं और 2 रकतें मगरिब की हैं और 2 रकतें इशा की, 12 रकतें जिनके हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा इनकी अहमियत बयान फरमाई है। इसी तरीके से अबू दाऊद शरीफ में रिवायत है जो फजर की सुन्नत मुअक्कदा यानी 2 सुन्नतें उनके हवाले से उन पर तो बहुत जोर दिया हुजूर ने, फरमाया ला तदु मा वइन तरतुकुमुल खैर, यानी इन 2 सुन्नतों को मत तर्क करो अगरचे तुम चाहे तुमको घोड़े दौड़ा रहे हो, यानी आप इस सफर के अंदर हो और आप जल्दी में हो और घोड़ों की गोया पुश्तों में बैठे हुए हो, तो तब भी इन सुन्नतों को आप तर्क ना करें। तो यहाँ से अहमियत का अंदाजा होता है कि ये सुन्नत मुअक्कदा जो फजर वाली हैं ये कितनी अहमियत की हामिल हैं। इसी तरह अबू दाऊद शरीफ के अंदर हजरत अबू अय्यूब अंसारी से मरवी हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अरबा उन कबल ज़ोरे लैसफीन तस्लीमुन तुफ़त्तह लहुन्नल अब्वाब समा, कि जो 4 रकतें हैं फर्ज नमाज जोर की अदा करने से पहले, तो जब ये बंदा अदा करता है इस तरह से कि इनके अंदर सलाम ना फेरे तो इनकी वजह से आसमान के दरवाजे जो है ना वो खोल दिए जाते हैं। आसमान के दरवाजों से मुराद यहाँ जन्नत के दरवाजे हैं। इसी तरह से एक और रिवायत में आता है कि मन हाफ़ज़ा अला अरबा रकातिन कबल ज़ोर व अरबन बादा हर्रमल्लाहु अलन नार, कि जिस आदमी ने जोर की फर्ज की अदायगी से 4 रकतें पहले और 4 बाद, इसमें 2 नवाफिल आ गए और 2 सुन्नत मुअक्कदा आ गई, जिसने ये अदा की तो हुजूर का इरशाद आली है
कि फरमाया कि अल्लाह ताला उसको जहन्नम की आग पर हराम कर देता है। इसी तरह मगरिब की जो सुन्नतें उनके हवाले से फरमाया मन सल्ला बादल मगरिब कबला यतकल्लम रकातैन रुफियत सलातु फी इल्लियीन, कि जिसने मगरिब की नमाज का सलाम फेरने के बाद लोगों से बातचीत करने से कबल 2 रकतें अदा की तो उसकी नमाज आला इल्लियीन तक बुलंद हो जाती है, यानी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाती है। इसी तरह इशा की नमाज की जो सुन्नतें 2 जो हैं फराइज के बाद की, जिनको सुन्नत मुअक्दा कहते हैं, तो उसके अंदर बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि सल्लई तुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर आगे फरमाया कि मैंने हुजूर के घर में नमाज अदा की तो अल्लाह के नबी ने 2 रकतें नमाज शाह अदा करने के बाद अपने घर में अदा फरमाई। ये बुखारी की हदीस है। तो इस हवाले से हमें वाज़े होते हैं हमारे लिए कि अल्लाह के नबी की ये सुन्नत है और हुजूर ने इस पर मुदावमत फरमाई। सहाबा किराम और उम्मत सारी इन नमाजों को अदा करती रही है। तो अब बिला उज़र इनसे सुस्ती करना गोया ये अल्लाह के नबी की सुन्नत से एराज करना है। और मन रग़िबन सुन्नती फलैसा मिन्नी व कमा क़ाल, कि जिसने मेरी सुन्नत से मुंह फेरा, अल्लाह के नबी फरमाते वो मुझसे नहीं है। इतना बड़ी वईद आई है। तो इस हवाले से हमारे नौजवानों को और बाकी हज़रात को चाहिए कि फराइज वो तो पढ़ने ही पढ़ने आपने, लेकिन ये जो सुन्नतें हैं ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल है, पसंदीदा उनका तरीका है, और इसके साथ साथ हुजूर ने अपनी उम्मत से इसका मुतालबा भी किया है। लिहाजा हमें इनको किसी सूरत में भी तर्क नहीं करना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई सफर में है, कसर पड़ रहे हैं या वैसे कोई इमरजेंसी है और आप इनको तर्क करते हैं तो जाहिर है अल्लाह तबारक व तआला मुआफ फरमाए। अच्छा, आप ये आपने बहुत अच्छे से बयान किया तमाम तर। मुझे ये बताएं कि आज हम देख रहे हैं कि जो आज का नौजवान है आसानी की तलाश में रहता है ना, जहाँ से उसे सहूलत मिलती है हम उसी तरफ जाते हैं, वहीं से अपने दीन को भी हम इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। क्या हमें इस मामले में भी सख्ती इख्तियार करनी चाहिए और दीन के तमाम जितने भी पहलू हैं उन पर मुकम्मल अमल करना भी जरूरी है? देखें, इस हवाले से मैं अर्ज करता चलूं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला बड़ा वाज़े तौर पर फरमाता है कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में आप पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं। और हम शरीयत के किताबें हैं, हमारी तबीयतें शरीयत किताबें हैं। शरीयत हमारी तबीयतों किताबें नहीं है कि हमें जो आसानी लगे हम जो अपनी तरफ से मर्जी आए वो करें। देखें, शरीयत ने मुश्किल के वक्त में आसानी हमें दी है, सफर के अंदर कसर नमाज का हमें जो है ना इख्तियार दिया है। और इसी तरह से अगर कोई और इमरजेंसी आ जाती है तो आप ज़वायद जो रकात हैं नमाज हैं उनको आप तर्क कर सकते हैं, लेकिन इसको अपनी आदत बना लेना और इसको अहमियत ना देना, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी एक किस्म की जसारत है कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल इतना पसंद नहीं है कि हम उसको जनाब जानबूझकर सीना जोरी से तर्क करें। और बाद ऐसे नाम ने आज जो आजकल यूट्यूबर किस्म के मुफक्किरीन हमारे माशरे में आ गए कि जो लोगों को कहते हैं अच्छा जी कोई बात नहीं है, अगर आपने ना भी पढ़ी तो कोई बात नहीं, आप फर्ज पढ़ लें। ये बात ठीक है कि नमाज ना पढ़ने वाले से बेहतर है कि एक आदमी नमाज अदा करे, लेकिन सवाल ये है कि जो नबी की सुन्नतें अदा नहीं कर रहा, नमाज पढ़ रहा है तो सुन्नतें अदा क्यों नहीं कर रहा? क्या उसका कोई मसला है? अगर जेन्युइन मसला है तो अल्लाह और उसका रसूल यकीनन उसके लिए युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र का कानून मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला और उसका रसूल आसानी का इरादा फरमाते हैं नबी इस्लाम की उम्मत के लिए, तंगी का इरादा नहीं फरमाते हैं। लेकिन अगर कोई मसला भी नहीं है, मैं सुस्ती है, तबीयतों में कायली है कि हम अपने मोबाइल फोन के लिए, हम सोशल मीडिया के लिए, हम एंटरटेनमेंट के नाम पर हम घंटों हमारे पास वक्त है और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें अदा करने के लिए हमारे पास वक्त ना हो, तो मैं समझता हूं कि ये दीन के साथ मजाक के ज़िम्रे में आएगा कि यार हम लोग इतने बेकदरे और इतने बिल्कुल आजाद हो गए कि हमारे पास नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करने का भी मौका। अच्छा हजरत मसला है जिसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो इसी के तनाजुर में बात होगी। यहाँ पे फ़िक़्ह हनफिया भी है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ़िक़्ह जाफरिया भी है। अगर फ़िक़्ह जाफरिया की बात की जाए तो उसमें तो हमें ज़ोरेन मगरबेन इसका कॉन्सेप्ट नज़र आता है, लेकिन हमारे यहाँ अब मैंने देखा है कि नमाजों को जमा करने का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, ज़ोहर और असर को जमा करने का, इसी तरह से मगरिब और इशा को जमा करने का। और बहुत जगहों पे नबी अलैहिस्सलाम की मिसालें दी जाती हैं, क्योंकि हदीस में ये भी मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इकट्ठी नमाजें पढ़ी हैं, सो इसलिए हम भी इकट्ठी पढ़ रहे हैं। सो मुझे ये बताइएगा कि अगर हम सब
जो इमाम अबू हनीफा की तालीमात पे अमल करते हैं, तो क्या हमें नमाज़ों को इकट्ठा करना चाहिए, चाहे वो ज़ोहर की है या फिर मगरिब इशा की है, उनको इकट्ठा करके पढ़ सकते हैं? एक मरतबा अगर पढ़ लिया तो क्या उसको तवत्तर बना सकते हैं या नहीं बना सकते? इसके ऊपर थोड़ा सा हमें रहनुमाई फरमाइएगा। जी, शायद मैं समझ रहा हूं कि आप जो सवाल कर रहे हैं तो आपकी मुराद जमा जी जी सलातैन है। जी जी और जी वाकई आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि ये भी हमारे बहुत सारे ऐसे जो नाम नहाद मुफक्किरीन हैं वो लोगों को जानबूझकर इस हवाले से जनाब उभार रहे हैं। और वैसे भी हम लोग चूंकि तसाउल पसंद हो चुके हैं, हमारी तबीयतें आसानी की तलाश में होती हैं, और बिलखुसूस दीन के हवाले से अगर हमें कहीं कोई आदमी नई बात करता नजर आए तो हम कहते हैं वो लो जी, ये तो बात पहले हमें मौलवियों ने बताई नहीं है, ये बड़ा जबरदस्त बंदा है, इसने हमें नई बात बताई है। तो उस हवाले से आजकल जो हमारी नौजवान नस्ल है तो काफी कंफ्यूजन का शिकार है। तो ये अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन किया, मैं चाहूंगा कि मैं इसको जरा खुलकर अपने सुनने वालों के लिए वाजे कर दूं। देखें, कुरान मजीद कुरान रशीद में अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, कि जो नमाज है वो मोमिनीन पर वक्त मुकर्रा पर फर्ज की गई है। अब वक्त मुकर्रा कौन से हैं? वो भी मुतवातिर रिवायात के अंदर मौजूद है कि हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होते रहे, और 2 दिन हाजिर हुए, एक दिन अव्वल वक्त में नमाज अदा की, एक दिन आखिर वक्त में, और फरमाया इन दोनों औकात के दरमियान जो है ना वो नमाजों का वक्त है। इस हवाले से इजमाए उम्मत है, पूरी उम्मत के इस मसले पर इजमाए और तवातुर के साथ अहादीस मौजूद हैं कि हर नमाज का अलग अलग वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया है, कुरान ने खबर दी है, और उसकी वजाहत और सराहत हदीस की किताबों में डिटेल में वो औकात जो हैं वो मौजूद हैं। मैं यहाँ एक और चीज अर्ज कर दूं कि ये जो जमा बैन सलातैन है तो इसका मतलब ये होता है कि एक नमाज को दूसरी नमाज के वक्त में अदा करना। ये 2 तरह का है, एक को कहते हैं जमा हकीकी और एक होती है जमा सूरी। जमा हकीकी का मतलब ये है कि जोहर की नमाज के वक्त के अंदर आप असर को पढ़ लें, या असर की नमाज के वक्त के अंदर आप जोहर को पढ़ लें, इसी तरह मगरिब में शाह को पढ़ लें, या शाह के अंदर मगरिब की नमाज को पढ़ लें। इसको जमा हकीकी कहते हैं, जमा बैन सलातैन हकीकी। ये तो जनाब नॉर्मल किसी सूरत में भी इसकी इजाजत नहीं है, सिवाय मुजदलफा के मकाम पर और सिवाय मैदान अरफात के, कि वहां पर चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जमा बैन सलातैन फरमाया है, तो उस हवाले से वो जमा बैन सलातैन है, यानी दोनों नमाजें एक नमाज के वक्त में अदा की जाती हैं। और जाहिर है जो अहकाम है हज के मौका पे तो वो बिल्कुल आम नॉर्मल हालात से हट कर हैं। इस पर कई जो है ना वो मिसालें दी जा सकती हैं। आप इसी को देख लीजिए कि वैसे आमतौर पर नमाज में हम इमामा पहन कर नमाज पढ़ते हैं, ये सुन्नत है, लेकिन आप हज के दौरान तो सर को ढांप नहीं सकते हैं। तो जो हज का मौका है उस पर तो जमा बैन सलातैन हकीकी तौर पर इन नमाजों के अंदर जायज है, इसके अलावा आप जमा बैन सलातैन नहीं कर सकते। मैं यहाँ बड़ी आम बात आपके सामने कर रहा हूँ, बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है कि ग़ज़वे खंदक के मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज असर जो है ना, जंग के दौरान मुशरिकीन के साथ वो नमाज असर उधर जंग में मशगूल थे तो नमाज असर जो है ना रह गई, तो अल्लाह के नबी ने इसको मगरिब के वक्त कज़ा पढ़ा, और उस पर फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई दुखे हुए दिल के साथ, आपने नाराजगी के साथ मुशरिकीन के खिलाफ दुआ फरमाई, और कि या अल्लाह इन्होंने मुझे नमाज असर से जो ना मशगूल रखा है, तो इनके घरों और इनकी कब्रों को आग से भर दे। अब अगर एक नमाज को दूसरी नमाज के वक्त में पढ़ना ये जायज होता, दुरुस्त होता, तो फिर अल्लाह के नबी असर की नमाज को मगरिब की नमाज के अंदर पढ़ देते, फिर ये दुख का या नाराजगी का इजहार क्यों है? तो इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत सय्यदना अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नमाज में कोताही ये है कि एक नमाज को दूसरी नमाज के वक्त तक मुअख्खर कर दिया जाए। तो यकीनी बात है कि ये एक नमाज का दूसरी नमाज के अंदर पढ़ना सुस्ती और कायली की वजह से या आसानी ढूंढने के लिए, तो ये नमाज की कोताही है। और कुरान मजीद के अंदर सूरह काफिरून के अंदर यकीनन
इसके हवाले से बहुत ज्यादा वईद आई हुई है। अब एक तो हो गई है कि नमाज जमा बैन सलातैन करना हकीकी, तो मैंने अर्ज कर दिया कि हकीकी की कोई सूरत नहीं है, गुंजाइश नहीं है। दूसरी है जमा बैन सलातैन सूरी, यानी एक नमाज को आखिरी वक्त में पढ़ना और दूसरी नमाज को पहले वक्त में पढ़ना। जैसे मिसाल के तौर पर जोर की नमाज का वक्त खत्म हो रहा है, मिसाल दे रहा हूं कि 3:35 के ऊपर, अब अगर कोई आदमी 3:30 पर जोर की नमाज शुरू करता है, 35 मिनट तक जोर पढ़ता है और अगले यानी 36वें 37वें मिनट पर वो असर की नमाज पढ़ता है, तो बज़ाहिर तो ये जमा बैन सलातैन हुआ, लेकिन इसको जमा सूरी कहते हैं। ये दुरुस्त है क्योंकि दोनों नमाजें अपने अपने वक्त के अंदर पढ़ी गई, लेकिन इनकी सूरत ये हो गई है, नजर ये आ रहा है कि ये दोनों नमाजें जमा हो गई हैं और किसी उज़र की वजह से आप जमा बैन सलातैन, कोई सफर वगैरह है, कोई और मामला है, कोई किसी इमरजेंसी में है, कोई इंतहाई अहम आम तरीन जो है ना वो दीनी कोई मामला है, तो इस हवाले से आप जमा बैन सलातैन सूरी अदा कर सकते हैं। इसके हवाले से हमारे पास मुस्लिम शरीफ के अंदर हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी रिवायत है कि आप फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इरतहला क़ब्ल अन तज़ील शम्स अख़र ज़ोर इला वक़्तिल असर सुम्मा नज़ला फजमा, कि अल्लाह के नबी अगर कहीं सफर के इरादा करते और सूरज के ढलने से पहले वो सफर में चल पड़ते तो फिर आप जोर को ताखीर में पढ़ते, कितना मुअक्खर करते, कितना असर की नमाज तक, तो यहां फिर आप उतरते और दोनों नमाजों को जमा कर देते। तो अब यहां ये वाज़े है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उस उम्मत के लिए आसानी के लिए उन्होंने ये तरीका बता दिया। वैसे तो आप किसी नमाज को भी लेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां एक इमरजेंसी आ गई, जरूरत आ गई, सफर की जरूरत आ गई, तो अब जोर की नमाज को आखिरी वक्त में और असर की नमाज को इब्तदाई वक्त में अदा कर लिया गया, तो इसको जमा बैन सलातैन सूरी कहा जाता है। ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये इंदल उज़र ये जायज है। उज़र के बगैर अगर आप करेंगे तो सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 188 है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि मन जमा बैन सलातैन मिन गैर उज़रिन फ़क़द अता बाबन मिन अब्वाबिल कबाइर, कि जिस आदमी ने दो नमाजों को जमा किया बगैर उज़र के तो वो कबीरा गुनाहों के दरवाजों में से एक दरवाजे में आ गया, यानी वो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो गया। इसी तरह मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है कि हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने गवर्नरों के नाम ये जो है ना अहकाम जारी किया। आपने फरमाया कि लोगों को जमा बैन सलातैन से रोकें, क्योंकि एक वक्त में दो नमाजें पढ़ना ये गुनाह कबीरा है। अब किसी चीज को हराम करार देना, ये गुनाह कबीरा करार देना, हजरत उमर वो यकीनन अपनी तरफ से तो वो नहीं कर सकते, यकीनन उनके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें, जैसे कि मैंने अर्ज किया हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से, हजरत अबू हुरैरा से, दीगर कई सहाबा किराम से मरवी रिवायात हैं कि बगैर उज़र के आप जमा। बिल्कुल मुफ्ती साहब आपने दुरुस्त किया, अगर बगैर उज़र के आप करेंगे तो ठीक है, मतलब गुनाह कबीरा में इस तरह से कॉन्फिडेंट होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन। यहाँ पर सुबह की सोच का वक्त खत्म हुआ। मुझे हसनैन को, हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए मंडे तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।